करता हूं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है आप लोगों के लिए। जितने भी 10वीं जमात के हमारे बच्चे हैं उन्हें साइंस हिस्सा अव्वल में हल करदा सवालात हल करने के लिए काफ़ी दिक्कत पेश आती है। इसलिए आपके लिए हमने खान्स एकेडमी पर एक बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत रिजवान सर को हमने मदऊ किया है, जिनका ख़ुद का एक यूट्यूब चैनल है फ़िज़िक्स के उस्ताद। आप उनके चैनल पर विज़िट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो इस ताल्लुक़ से इस ज़िम्न में आपकी रहनुमाई करेंगे। ओवर टू यू हमारे रिजवान सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं रिजवान और जैसा कि वसीम सर ने थोड़ा बहुत हमारा इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया है, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे शकली कुव्वत और फासले के दरमियान में ताल्लुक़ क्या है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम लोग करने वाले हैं, लेकिन ये रिलेशन अक्स करने के लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बुनियादी ज़रूरतें होंगी, बुनियादी चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको मैथमेटिकल स्टेप्स बताता हूँ। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला जो स्टेप आपको समझना है कि केपलर के तीसरे कानून यानी केपलर्स थर्ड लॉ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ, जिसको आप उर्दू में केपलर्स का तीसरा कानून कहते हैं, इसका रिलेशन क्या है आप याद कीजिए, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्या आपको ये रिलेशन पता है? पता है तो अच्छी बात है। नहीं तो केपलर्स थर्ड लॉ का रिलेशन आप देखें, ये इसमें आपको समझना है कि टी कौन है, आर कौन है, ठीक है, और इनका रिलेशन ये आगे चल के हायर स्टडीज में आपको इसका भी डेरिवेशन है कि ये क्यों आया, इसका भी डेरिवेशन है। फिलहाल हमको डायरेक्ट लॉ दिया गया है, ये रिलेशन आप याद रखें। आप देखो यहाँ पर टी स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो आपने कई मरतबा किया है, 9th में मेरे ख्याल से कोई वेरिएशन चैप्टर है ना, तो उसमें तगय्युर जिसको कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, उस कांस्टेंट को मैं फिलहाल क्या मान लेता हूं, कैपिटल के, और आर क्यूब अपनी जगह पर वैसे का वैसे। अंडरस्टूड? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, बराबर आया और एक कुछ कांस्टेंट आता है जिसको मैंने मान लिया है के। ओके, अब ये आर क्यूब और के के दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इसको यहां भेजिए, ये आपका मिल गया टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के। अब इस डेरिवेशन करने के लिए जो हम लोग अभी प्रूफ करने वाले हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। अंडरस्टूड? ओके, दूसरा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको आप उर्दू में कहते हैं मरकज जू कुव्वत। अब मरकज जू कुव्वत का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, mv²/r। ठीक है, एक इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और एक वेलोसिटी, यानी आपने अभी वेलोसिटी को हम लोग वेलोसिटी जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, उसको स्पीड की तरह ट्रीट करेंगे, उसको मैं समझा देता हूं। तो एक फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए आपको। तीसरा फॉर्मूला जो आपको बता रहा हूं वो है स्पीड का, जिसका सिंबल हम लोग वेलोसिटी का v लिखेंगे। इसका फॉर्मूला आएगा 2πr/T। अब आप मुझे पूछोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, स्पीड का फॉर्मूला ऐसे तो पढ़ा नहीं हमने। ऐसे तो पढ़ा होगा ना कि फासला बटे वक्त बराबर है, स्पीड का ज़ाब्ता ऐसे तो पढ़ा होगा, फासला बटे वक्त, है ना। तो इसको मैं आपको देखो किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा मान लीजिए ये अर्थ है, जमीन है, इसके गिर्द में कोई सैयारा, जो जैसे मान लो आप मून की बात कर लेते हैं, चांद की बात कर लेते हैं, है ना। चांद सा टुकड़ा, टुकड़ा नहीं है, पूरा चांद है। ठीक है, ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये अर्थ के अराउंड में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पर जब मैं मून यानी चांद और जमीन के बीच के फासले की बात करूंगा तो हम लोग इसके सेंटर से नापेंगे, यहां से सेंटर से लिया जाएगा ये। ठीक है, अर्थ को चाहे तो आप थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। खैर, मैं आपको जो समझाने चाह रहा हूं उसमें फिलहाल अभी रेडियस और डिस्टेंस की बात नहीं चलेगी। फिलहाल मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये स्पीड का फॉर्मूला ये ऐसा क्यों आया, इस बात पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके, सुनिए, बेसिक ज़ाब्ता जो है वो है फासला बटे वक्त, ये ज़ाब्ता है। अब मान लो मून यहां से शुरुआत किया इसने मोशन, एक चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया, एक चक्कर। अब एक चक्कर लगाने में अगर मैं पूछूं इसने फासला कितना तय किया, तो आप मुझे बताएं कि ये जो शेप है ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है,
सर्कुलर है, बिल्कुल सर्कुलर है। अब सर्कुलर है तो आपने दायरे का मुहित, जिसको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं, दायरे का मुहित, तो ये ज़ाब्ता तो पढ़ा होगा ना। दायरे का मुहित कहता क्या है? दायरे का मुहित कहता है कि ये बाउंड्री का फासला है। जब भी आप दायरे के मुहित की बात करते हैं तो आप इस बाउंड्री की लेंथ की बात करते हैं, फासले की बात करते हैं। तो फासला क्या हो गया? इस दायरे का मुहित। और वो वाला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? ये हमारा कौन है? ठीक है, दायरे का मुहित है। ये दायरे का मुहित है जिसको आप सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो आप बात को समझे, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसका कुछ मतलब होता है, ऐसे नहीं बस फॉर्मूला याद कर लिया, तो कुछ मतलब होता है। जो आप दायरे का मुहित निकालते हैं वो बाउंड्री होती है। खैर, तो फासला कितना आ गया? 2πr। दायरे का मुहित का फॉर्मूला यही है। अब r कौन सा लिया जाए? ये स्मॉल r मैं देखो यहां से लेकर इसके सेंटर से नाप रहा हूं, ये दिस इज स्मॉल r, 2π स्मॉल r। अब ये वक्त की जगह पर कैपिटल टी क्यों लिखा? सर स्मॉल टी भी तो लिख सकते थे, वो भी सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, वेरी गुड। अब सुनिए, यहां पर कैपिटल टी लिखने की वजह यह है कि कैपिटल टी हमको बताता है पीरियड। टाइम तो है वो, लेकिन टाइम पीरियड है। अब टाइम पीरियड क्या होता है आप पूछेंगे? जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब एक चक्कर लगा रहा है, कितना चक्कर? देखो ये यहां से यहां आएगा तब भी कुछ टाइम लगाएगा, यहां आएगा तब भी कुछ टाइम लगाएगा, लेकिन हमने जो कंडीशन कंसीडर करी है, ठीक है, वो एक चक्कर की कंसीडर करी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई जिस्म, ठीक है, जब भी कोई जिस्म एक चक्कर लगाता है, याद रखिएगा क्या कह रहा हूं, जब भी कोई जिस्म एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम दरकार होता है, जो वक्त दरकार होता है, उसे कैपिटल टी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में टाइम पीरियड कहता है। अंडरस्टूड? इसलिए कैपिटल टी लिखा गया, तो वही वक्त हो गया, इसलिए कैपिटल टी। तो ये फॉर्मूला कैसे आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए, ये बेसिक चीज अगर आपको पता हो गई, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं अपने बुक में। 3 फॉर्मूले आपको जरूर आने चाहिए। इतना आ गया तो आप इस डेरिवेशन को f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हैं सकली कुव्वत फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में, इसका डेरिवेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये 3 ज़ाब्ते, 3 फॉर्मूले हमारे इस डेरिवेशन में, इस रियाजियाती मैथमेटिकल जो आपका डेरिवेशन है, इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। वो मैंने साइड में लिख दिया है। अब कुछ कंसिडरेशन थोड़ा सा होगा कि हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, क्या फ़र्ज कर रहे हैं, इसको हम लिखेंगे। एक डायग्राम बना दूंगा आपको, जिससे एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएगी बात कि क्या होने वाला है, और इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम प्रूफ करने वाले हैं। चलिए शुरू करें। तो फर्ज करते हैं, फर्ज किया कि एक सैयारा, ठीक है, जिसको आगे चलकर आप क्या पढ़ने वाले हैं, प्लैनेट, ठीक है, एक सैयारा जिसकी कमियत, ये मैं अपने लफ्जों में कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, जिसकी कमियत m हो, सूरज के गिर्द, किसके गिर्द घूम रहा है? सूरज के गिर्द मुतहर्रिक है, यानी हरकत में, और वो भी दायरवी हरकत कर रहा है, मुतहर्रिक है, ठीक है। अब होगा क्या, इस सैयारे पर सूरज की वजह से, मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं यहां पर, समझिएगा बात को। पिछले मैंने जब ये फॉर्मूलेज आपको समझाए तो मैंने अर्थ और मून लेकर समझाया है ना, जहां भी दायरवी हरकत आपको लगे। और यहां पर आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हमने तो ज्योग्राफी में पढ़ा है कि सैयारा जो है वो सूरज की तरफ दायरवी हरकत में नहीं गर्दिश करता, वो कैसा होता है, उसका शेप बैजवी होता है, या बैजवी जिसको कहते हैं, एलिप्टिकल। तो आप तो सर्कुलर कंसीडर कर रहे हैं, तो सर्कुलर कंसीडर किया जाता है फॉर डेरिवेशन, हालांकि वैसा होता नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमारा कौन है, ये सन है, दिस इज योर, ठीक है, सन है जिसको आप उर्दू में सूरज कहते हैं, भाई इतना तो पता ही है हमको सबको। ये हमारा कौन है, सैयारा है, जिसको मैं ऐसे पी लिख दे रहा हूं, जैसे यहां पर प्लैनेट का पी, और जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं। आपको दोनों चीजें, दोनों पे अच्छा कमांड होना चाहिए, याद रखिए, क्योंकि आगे चलकर ये उर्दू पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए जो सैयारा हम पढ़ रहे थे वही प्लैनेट है, बराबर। अब ये ऐसे दायरवी हरकत कर रहा है ना। फिर से मैं बात करूं, क्या ये फॉर्मूला यहां पर एप्लीकेबल होगा? ऑफ कोर्स होगा, सेम मोशन है ना, सेम हरकत है, ऑफ कोर्स होगा। अब क्या करेंगे, यहां पर
इस प्लैनेट पर सूरज की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा जिसको वो अंदर की तरफ खींचे हुए है। इस बात को समझिए कि जब भी हम लोग बात करते हैं मरकज़-जू कुव्वत की, ये वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये मरकज़-जू कुव्वत का फॉर्मूला है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। पिटल का मतलब होता है टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल, टूवर्ड द सेंटर। मरकज़-जू, जू यानी क्या हो गया? उसकी तरफ, मरकज की तरफ। तो मरकज की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दिस इज योर सेंटर, ये है मरकज। इस सैयारे के ऊपर मरकज की तरफ एक जो फोर्स लग रहा है वो है एफ। तो एफ कौन है, समझ में आया? और ये कब वजूद में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा थोड़ी होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई जिस्म दायरवी हरकत में होगा, इस बात को समझिएगा, जब भी दायरवी हरकत में होगा तब ये फोर्स वजूद में आता है, अदरवाइज नहीं होता है। अंडरस्टूड? इसके साथ ही साथ इसका एक और जोड़ीदार होता है जिसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझें, क्योंकि ये दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। उस तरफ बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स भी सेम उसका फॉर्मूला होता है, बस दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। इसको हम लोग मरकज परे कुव्वत भी कहते हैं या मरकज गुरेज कुव्वत भी कहा जाता है, जो कि अवे है, सेंटर से अवे, दूर जा रहा है। तो ये प्लैनेट बीच में क्यों है? क्योंकि अंदर एक बाहर, दोनों फोर्स हैं, इक्वल एंड अपोजिट साइड में पकड़े हुए हैं, इस वजह से। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सैयारे पे लगने वाली मरकज़-जू कुव्वत दर्ज झेल है, ऐसा करके हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। सैयारे पर लगने वाली मरकज़-जू कुव्वत दर्ज झेल है। अब सैयारे पर लगने वाले मरकज़-जू कुव्वत का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्या है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू वॉट? mv²/r। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझनी है कि कौन r है, कौन v है। डायग्राम में प्लैनेट से यानी सैयारे से सन का जो फासला है वो r लिया है हमने, सन के सेंटर से लेकर, ठीक है, वो r माना है। v क्या है? इस सैयारे की रफ्तार है, ठीक है, कितनी रफ्तार से ये गोल घूम रहा है। खैर इसका डायरेक्शन जो है वो आगे चल के आप पढ़ेंगे कि टेंजेंशियल होता है। अभी इतना डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि अभी लीनियर, एंगुलर, ये सब चीजें आपको आई ही नहीं है सिलेबस में। तो v क्या है आप याद रखें, इस सैयारे की क्या है? रफ्तार है। इसका ज़ाब्ता भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। m किसका मास है? क्या सन का मास है यानी सूरज का मास है, या सैयारे का है? मास यानी कमियत है ना। जो कमियत हमने लफ्ज लिखा है, देखो यहां पर कमियत m है ना। तो कमियत को, ये जो इंग्लिश में जो टर्म है मास, इसलिए सिंबल m यूज किया गया है। उर्दू में हम उसे क्या कहते हैं? कमियत कहते हैं, ठीक। ओके, तो मास किसका है? सैयारे का है, जो घूम रहा है उसका। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, चलो बढ़िया। ओके, अब यहां पर क्या किया जाए? नेक्स्ट स्टेप बहुत आसान है, आप मुझे बताएं v क्या होता है? 2πr/t। कैसे आया वो मैंने प्रीवियसली आपको बता चुका है। तो v की जगह पर हम लोग लिख देते हैं 2πr/T, और इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। होल अपॉन क्या हो गया? स्मॉल r। नेक्स्ट m ऐसे ही रहेगा, बाकी का तो मैथ से सिंपल। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 4। पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर। मैंने क्या किया? स्क्वायर सबको दे दिया, ठीक है। ये जो मुरब्बा है, r का अब्बा है ना, 2 का अब्बा, पाई का अब्बा, सबके अब्बा दे दिया है वापस। अपॉन क्या है? ये स्मॉल r, ठीक है। धीरे धीरे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? देखो ये अपॉन वाला, अगर कई मरतबा आपने मैथमेटिकल स्टेप्स में ऐसा किया होगा कि ये जो अपॉन में होता है वो अपॉन में चला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? m इंटू 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये t स्क्वायर नीचे है क्योंकि ये भी अपॉन में था, तो हम लोग इसके बाजू में लिख सकते हैं मैथमेटिकली। ओके, समटाइम हम लोग मैथमेटिकली बोल देते हैं, ऑटोमेटिकली बोल देते हैं, है ना। खैर मजाहिया तौर पर हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं बोले सर को बोलना नहीं आता है, आता है सब। ओके, अब क्या करें? आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यहां पर एक r है, r⁻1 है, इधर r⁻2 है। एक r से एक r क्या हो सकता है? बोलिए, कैंसिल हो सकता है। अब यहां पर क्या बचा? ऊपर एक r बचा। अब हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे
क्या सोचेंगे? मुझे जबरदस्ती इसको k को यहां लाना है, k लाना है तो टी स्क्वायर और r के ऊपर क्यूब होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। यहां पर नेक्स्ट स्टेप में बच क्या रहा है, m बचा, 4 पाई स्क्वायर बचा, r बचा, अपॉन में टी स्क्वायर बचा। समझिएगा बात को। आप बोले सर वहां तो टी स्क्वायर अपॉन r क्यूब कर सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले r क्यूब तो लेकर आओ आप, मैं बता रहा हूं आपको, जादू करेंगे हम लोग वहां पर। r के ऊपर पावर 1 है, मुझे क्यूब करना है इसको, है ना। कई मरतबा आपने ऐसा किया होगा मैथ्स में, जबरदस्ती स्टेप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं हम। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं ऐसे। अब इसको काट दो, फिर से आप यहां पहुंच जाएंगे, मतलब आपने जो किया वो करेक्ट, लेकिन ऐसा करो मत भाई, ठीक है। पीछे थोड़ी आना, हमको आगे बढ़ना है। तो r⁻1 इंटू आर स्क्वायर, दोनों मिल मतलब इंटू होकर क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, नेक्स्ट स्टेप में समझिए। नेक्स्ट स्टेप में यूं हुआ, आगे यहां करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, ये हो गया m4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन में बचा टी स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर को वहां लिख देता हूं, आर स्क्वायर को यहां लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, बाकी और कुछ नहीं। कर सकते हैं ना हम लोग। अब इस टर्म को अगर आप देखें गौर से, तो भले ही उल्टा मिल गया, आ तो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए, बहुत आसान है। कभी अगर आपने न्यूमरेटर वाले को अगर नीचे भेजने की कोशिश करी होगी तो ये क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर, ये आर क्यूब को मैं क्या कर रहा हूं, आर स्क्वायर ऐसी है, टी स्क्वायर, जब मैं इसको नीचे भेजना चाहूंगा तो इसके बाजू में थोड़ी होगा, ये इसके भी अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये कैसे आया, ये वाला मैंने जब नीचे भेजा तो नीचे बाजू में थोड़ी होगा, नहीं तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या किया मैंने, जब नीचे भेजने की कोशिश, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, मैथमेटिकली ये करेक्ट है। अगर ये आपको नहीं समझता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वसीम सर या मैं आपको ये स्टेप एक्सप्लेन कर देंगे। अंडरस्टूड। दूसरे तरीके, देखो मैथ्स है, मैथ सॉल्व करने के, मैथमेटिकल स्टेप सॉल्व करने के 1000 तरीके होते हैं। अब जैसा तरीका आपको भा जाए, ठीक है, ओके। अब ये मिल गया टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इतना तो समझ गया सर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आप खुद को समझ में आ रहा है कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब मैंने क्या माना था, के माना था। के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर हो गया ये m4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर इसकी जगह पर क्या हो गया भाई, के हो गया। यानी अब क्या कर रहा हूं, जानी सुनिए, मेरा जो यहां पर लेफ्ट साइड में था f इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन मिल गया, ठीक है। आप समझते हैं थोड़ा सा, मास ऑफ द प्लेनेट क्या कांस्टेंट होगा, क्या मुस्तकिल होगा वो, या बदलता रहेगा, मुस्तकिल रहेगा, बदलने वाला तो नहीं है भाई, ओके। 4 नंबर 4 ही रहता है ना, बदलता है नहीं, ये भी क्या है, मुस्तकिल। पाई की जो वैल्यू आपने याद करी होगी 3.142 या 22/7 मुस्तकिल रहेगी, अंडरस्टूड। के तो तगय्युर का मुस्तकिल ही तो है भैया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, प्रोपोर्शनल हटा, इक्वल और कांस्टेंट आया, तो के तो ऑलरेडी हमारा क्या है, कांस्टेंट। आर ये वेरिएबल होगा, क्यों, आप खुद सोचिए कि अगर ये प्लेनेट नजदीक होगा तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा, खुद ही सोचिए। जैसे मैग्नेट वगैरह की जब बात करते हैं हम लोग, अर्थ कैसे बिहेव करता है, ऐसा मैग्नेट ही तो काम करता है। अगर आप नजदीक होंगे तो आप पे फोर्स ज्यादा लगेगा, नजदीक होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, दूर जाएंगे तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी आर जो है वो क्या है, वेरिएबल है, सबके लिए अलग अलग है, ओके। तो यहां पर ये चीज कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। तो इतने कांस्टेंट को और ये इक्वल को जब हटाया जाता है तो क्या किया जाता है, सुनिए। पहले मैं ये एक्सप्रेशन फिर से दोबारा लिख दे रहा हूं, m4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के, इसमें ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल जब हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा। जैसे आप याद करें, ये वाला एक्सप्रेशन बताया था मैंने, ये हटा तो इक्वल और कुछ कांस्टेंट आता है। तो अगर मैं इससे रिवर्स जाना चाहूं, कांस्टेंट और इक्वल हटाऊं, तो फिर से क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा,
ठीक है, तो मैंने इक्वल और ये जितने भी कांस्टेंट थे उनको हटा दिया तो आया प्रोपोर्शनलिटी साइन, और बचा क्या अपॉन में आर स्क्वायर। और सर ऊपर क्या बचा रहे, इधर कोई नहीं, उधर ऊपर वाला अकेला वाहिद तो है ही ना, तो ये रिलेशन हमारा आ गया। ये हो गया प्रूफ। तो इस प्रूफ में आपको सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है कि इसी को सवाल बनाया जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इसी को सवाल बनाया जाएगा कि जमीन की जो शकली कुव्वत है उसका और फासले का आपस में क्या ताल्लुक है। या पूरा सेंटेंस बोल सकता है कि शकली कुव्वत जो है वो फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में है, इसका ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। तो कर सकते हैं, वेरी गुड, कर लीजिएगा इसे, थैंक यू। पेज नंबर 6 पर एक न्यूमेरिकल आपको है, मिसाल नंबर 1, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। आपने किया होगा अब्दुल बासित और अब्दुल समद वाला न्यूमेरिकल, हो सकता है आपको किसी को समझ में आ भी गया हो। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कमेंट वसीम सर को आ रहा था कि भाई ये सब न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाएं। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको समझेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ ज़ाब्ते तो आपको याद होने चाहिए ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, ज़मीन की शकली कुव्वत का जो ज़ाब्ता है, क्या वो आपको याद है? अगर नहीं याद है तो आप याद करें उसको। F इज इक्वल टू कैपिटल G, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये समटाइम टेक्स्ट बुक में d स्क्वायर भी लिखा गया, तो मतलब वही होता है। ये r यहां पर क्या है, फासला है, बस इसको समझना है आपको। m1 और m2 क्या है, दो जिस्म होंगे। याद रखिएगा बात कि ये एक सेंट्रल फोर्स होता है, एक दरमियानी फोर्स है, दरमियानी कुव्वत है, किसी एक की नहीं होती। ये हमेशा दो बॉडी के बीच में पाया जाने वाला ज़ाब्ता फोर्स है। ये ज़ाब्ता किसका है? सेंट्रल फोर्स होता है, ये दो बॉडी के बीच में होगा, एक अकेले का नहीं होता। इसलिए फॉर्मूले में आप देखें कि दोनों बॉडी, दोनों जिस्म के मास के बारे में यानी कमियत के बारे में यहां पर बात चल रही है। m1 और m2, इनके बीच का फासला भी सेंटर टू सेंटर लिया जाता है, यानी इस मरकज। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी बॉडी हुई तो, अगर छोटी बॉडी है तो उनका सेंटर जो है वो, जैसे अभी इसमें अब्दुल समद और अब्दुल बासित की बात किया है, तो उनके सेंटर से फासला नहीं नापा गया है ना, उनके सरफेस से ही नापा गया, क्योंकि वो बॉडी, ये जिस्म जो है वो बहुत ही छोटा है। खैर आपको ये फॉर्मूले में याद क्या करना है, ये कैपिटल G कैपिटल M1 M2 अपॉन क्या है, R स्क्वायर। ये कौन है, ये दोनों कौन है और ये कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिटल G कौन है बताइए, कैपिटल G कौन है? हमारा शकली कुव्वत का मुस्तकिल है। मुस्तकिल यानी क्या होता है, कांस्टेंट। कायनाती मुस्तकिल भी कई मर्तबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायनाती मुस्तकिल, जिसकी वैल्यू आपको इस तरीके से याद होना चाहिए कि आप उसको भूले नहीं। विद यूनिट। कैपिटल G का वैल्यू कैसे याद करेंगे? मैंने इससे पहले हज हाउस में भी बच्चों को, लगभग 1000 बच्चे थे जिनको मैंने ये वैल्यूज याद कराई, काइनेमेटिकल इक्वेशन याद करवाए, हरकत की मसावतें, है ना। तो कैपिटल G का जो वैल्यू है वो है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से याद होना चाहिए। जैसे आपने बहुत सारी दुआएं याद करी होंगी, है ना, खाना खाने की दुआएं, सुबह उठने की बाद जो है कुछ पढ़ते होंगे, या सोने से पहले दुआ पढ़ते होंगे। तो वो दुआ कैसे, जब आप शुरू करते हो अपने खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हो, है ना। नमाज में खड़े रह के अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ शुरू करते हैं, ख़त्म हो जाती है। यानी आपको उसको सोचना नहीं पड़ता कि नेक्स्ट लाइन क्या होगी। तो आपको इस तरीके से याद रखना है इस नंबर्स को कि वो एकदम याद हो जाए आपको। तो कैपिटल G का वैल्यू क्या है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैं आराम से धीमे से कहता हूँ, और इंग्लिश में याद करोगे तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। नहीं तो आप सोचो उर्दू में अगर याद करते हैं 6.67 ज़रब 10 की कुव्वत नफ़ी 11 न्यूटन मीटर का मुरब्बा अपॉन, या सॉरी बटे केजी का मुरब्बा, किलोग्राम का मुरब्बा, तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसको कैसे याद रखें, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो आगे शुरू करते हैं। कैपिटल G का वैल्यू आपने याद कर लिया। M1 M2 क्या है, दो जिस्म की कमियत है जिनके बीच में ये फोर्स होगा। याद रखिएगा ये फोर्स क्या होगा, दो जिस्मों के दरमियान वाला फोर्स है। ये जो कुव्वत है दो जिस्म के दरमियान की है। अब R क्या है, दोनों के बीच का फासला है। सिंपल सी बात है, अगर इतना आप समझ गए इस ज़ाब्ते में तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी।
ठीक है, तो मैं सवाल पर आ रहा हूं। अब्दुल समद और अब्दुल बासित वाला जो ज़ाब्ता है, यही फॉर्मूला इंग्लिश की बुक में कुछ धोनी और कोहली के इसमें कन्वर्ट हो गया है। खैर कोई बात नहीं, चलो शुरू करें। सवाल आपको दिया गया है, अब्दुल समद और अब्दुल बासित के एक दूसरे के 1 मीटर के फासले पर हैं। तो मैं कुछ सिचुएशन बनाता हूं। अब ये हमारी बेंच है, ठीक है, ऐसा जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मुझे कैसे समझा कि इन लोग बेंच पर बैठे हैं? जो इससे कनेक्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मुझे पता चला कि दोनों बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। ये हमारी बेंच हो गई। ये मान लीजिए कौन है, देखो मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सिचुएशन आपके सामने ऐसे रख दूंगा, है? पतले दुबले हैं बेचारे, खाते पीते नहीं है। इसको मान लीजिए ये अब्दुल बासित है, इधर पे लिख देता हूं मैं, ये अब्दुल बासित हो गए, और दूसरे कौन है? अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद है, ठीक है। अब क्या करें, इसकी जो कमियत होगी, यानी इसका जो मास होगा, जैसे आप मेजर करते हैं ना, आप 50 किलो के हैं, 60 किलो के हैं, है ना, जैसे मैं 80 किलो का हूँ या 70 किलो का हूँ, तो ये आपका मास होता है जो आप केजी में, किलोग्राम में कह रहे होते हैं। तो इसका मास है या कमियत है 75 किलोग्राम, ऐसा सवाल में आपको दिया गया है। आप पेज नंबर 6 पर देख सकते हैं, वही न्यूमेरिकल चल रहा है। इसका जो मास है वो है m2 मान लिया हमने, और ये आपको कह रहा है कि 80 किलोग्राम है। तो पतले दुबले नहीं भाई, अच्छे खासे खाते पीते लग रहे हैं, बनाया गया है ऐसे, ओके। अब इनके दरमियान का जो फासला है वो कह रहा है कि दोनों 1 मीटर की दूरी पर हैं। तो जो फासला है वो क्या हो गया? r हो गया हमारा, जो कि 1 मीटर है। ये सिचुएशन हो गई हमारी। हमेशा फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी सिचुएशन आपको पता होना चाहिए। सिचुएशन पता है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो दिया हुआ में क्या लिखेंगे आप? चलिए, दिया हुआ में सिचुएशन हमको बता रहा है, दिया हुआ में क्या क्या बता रहा है कि m1 75 किलोग्राम है, m2 80 किलोग्राम है, और r 1 मीटर है। अब हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है या मालूम क्या करना है, ऐसा लिखे नहीं भी तभी चलता है न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में, ठीक है। f जो है क्वेश्चन मार्क है। अब f अगर निकालना है, इस बात को समझिए, कैपिटल G हमको पता होना चाहिए। हो सकता है सवाल में आपको बोर्ड में दे और ना भी दे, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यूज है तो कांस्टेंट है, बदलने वाले हैं नहीं, तो आपको याद होनी चाहिए वो। कैपिटल G की वैल्यू क्या है? 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब क्या करना है भाई? अब हमको हल करना है। चलो हल यहां से शुरू करता हूं, हल शुरू करता है ना। अब हल नहीं चलाना है, याद रखो, खेत में नहीं हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन करना है। अब इसका जाब्ता क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या आप d स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलो अब वैल्यूज पुट करें, f निकालना है। कैपिटल G का वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है वैल्यूज पुट करते वक्त। m1 75 है, m2 कितना है? 80 है, r कितना है? 1 है। अच्छा, r का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर है। बढ़िया है सर। देखो अपॉन में अगर 1 हो गया ना तो दिक्कत ही नहीं है सॉल्व करने में। अगर अपॉन में कुछ वैल्यूज आ जाती तब थोड़ा सा इश्यूज आते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं उसके लिए कुछ हमारे पास चीजें हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए ऐसे क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है, आप देखो जो आसान मल्टीप्लिकेशन है सबसे पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अपॉन में 1 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 1 ही होगा, है ना। तो नीचे वाला तो खुद ब खुद गायब हो गया। बोले सर गायब कैसे हो गया? अरे 1 नीचे लिखते नहीं है ना, वहां तो है, बताने की जरूरत है क्या? ऊपर वाला अकेला वाहिद है, कहीं पर बताने की जरूरत है? वहां है वो। 75 इंटू 80 अगर किया जाए तो आप तो इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली सोचिए, 75 का पहाड़ा भले ही हमको ना आता हो, ये 8 का तो आता है। 1 0 आप क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख दें। अब 8 का पहाड़ा पढ़ ले, 8 बजे कितना होता है? 40,
ये 4 कैरी चला गया, 1 0 इधर पहले से लिख दिया। ये 8 को मल्टीप्लाई करें, 8 पंजे 40 का 0 ऊपर 4, 8 सते कितना हो गया 56, 56 और 4 हो गया 60। उड़ी बाबा, ये तो हो गया 6000। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो बच्चों आपको इस्तेमाल होता है वो आपको 10 का पावर में सॉल्व करने आनी चाहिए चीज़ों को। ये जो 6 के बाजू में ये 3 0 दिखाई दे रहे हैं, क्या आप 6 ज़रब 1000 लिख सकते हैं? चलो मैं यहां बताता हूं, आपको थोड़ा समझा देता हूं। 6000 को क्या आप 6 × 1000 लिख सकते हैं? बताइए। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 6 ज़रब 1000 तो 6000 होगा। ये जो 1000 है इसको हम लोग क्या 10 की कुवत 3 लिख सकते हैं। 10 को जब आप 3 मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तब 1000 आएगा। बढ़िया सर, सही बताया आपने। ओके, तो 1 के आगे जितने 0 होंगे वही 10 के पावर में लिख दीजिए। शॉर्टकट समझा दिया। जैसे 1000 यानी 1 के आगे 3 0 है, 10 का पावर 3। अभी मैं अगर लिख दूं 10,000 यानी 1 के आगे 4 0 दिखाई दे रहे हैं, लिख दो 10⁴। 1 के आगे 5 0 लिख रहे हैं, अरे सर समझा दिया आपने तो। अंडरस्टूड? यस। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 3 0 यानी हमारे लिए हो जाएंगे 10 का पावर 3। तो 6 ऐसे ही लिख दिया और ये हो गया 10⁻3। और यहां पर 10⁻11 भी है, इसको भी लिख दीजिए। अब आसान हो गया ना, सिर्फ 6 का पाड़ा तो पढ़ना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। बढ़िया सर, पहुंच गए। 6 7 42, 6 7 42 होता है। ठीक है, 6 छंग कितना हो गया 36, 36 और 4 कितना हो गया 40, 40 का 0 लिख दीजिए। ये 4 ऐसे कैरी कर दीजिए। 6 छंग फिर से क्या हो गया 36 और 4 कितना हो गया 40। उड़ी बाबा। अब देखो पॉइंट कैसे डालें, ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये नंबर आ गए। इसमें तो कहीं पॉइंट था नहीं, पॉइंट यहां पर है। राइट से कितने के बाद 1 2 के बाद पॉइंट है, तो आंसर में राइट से 1 2 के बाद पॉइंट डाल दीजिए, 40.02। और यहां पर 10 का पावर जरा सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस का 3 है, 3 के बाजू में कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है। -11, बताइए -11 + 3 क्या होता है? -8 होगा। अब बोले सर आंसर मैच नहीं हो रहा, सुनिए वो भी होगा मैच। अब आपको पॉइंट शिफ्टिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए बता रहा हूं मैं। अगर आपने एग्जाम में इतना भी लिखकर आ गए, यूनिट लिख दिया न्यूटन, पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करके बताओ, कर लेंगे कोई बात नहीं है। पॉइंट शिफ्टिंग समझिए। अगर आप पॉइंट को, मुझे आप बताएं, जब आप नंबर्स को लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 4 0 0 2 ऐसे कुछ नंबर लिखते हैं। तो इधर अगर आप जाते हैं तो वो आपके लिए आगे हो गया और इस तरफ वाला क्या हो गया पीछे हो गया। ये लफ्ज पे ध्यान देंगे, कोई और टर्म यूज नहीं करूंगा मैं, पीछे वर्ड यूज करूंगा। तो अगर मैं इस पॉइंट को, आप बोलेंगे सर टेक्स्ट बुक में 4.002 आंसर है, तो ये पॉइंट अपनी जगह पर नहीं है जो कि जहां होना चाहिए था। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट को पीछे ले लेता हूं। क्या कर लेता हूं? पीछे। तो ये कुछ हो जाएगा 4.002। अब मैथमेटिकली ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे करेक्ट थोड़ी कहीं भी पॉइंट डाल देंगे। सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। पॉइंट को अगर आप एक पीछे लेते हैं, पीछे लेंगे 10 का पावर प्लस, एक पीछे लिया लिख दो 1। नहीं आया समझ में? फिर से दोहरा रहा हूं। पॉइंट को पीछे लिया तो 10 का पावर प्लस, एक पीछे लिया तो 1, 2 पीछे लिया तो 2, 3 पीछे लिया तो 3। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर आगे नहीं करना, लेकिन फिर भी वो भी बता रहा हूं आपको कि पॉइंट को अगर आप आगे लेते हैं, देखो पीछे लिया तो माइनस, आगे लिया तो, पीछे लिया तो प्लस, आगे लिया तो माइनस। पीछे का पी मतलब पॉजिटिव प्लस, याद रखिएगा। पीछे क्यों बोल रहा हूं मैं? पीछे से पी याद रहेगा प्लस, पीछे से पी प्लस, तो इसलिए पीछे लिया तो प्लस, एक पीछे लिया तो 1, आगे लेंगे तो उसी तरीके से, आगे लेंगे तो माइनस, और जितना आगे लोगे उतना नंबर आता चला जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, हम इस पर एक नया वीडियो बना देंगे। 10⁻8 ऑलरेडी था, ये क्यों आया? क्योंकि पॉइंट पीछे लिया। अब बताइए +1 और -8 क्या होता है? +1 -8 क्या होता है? -7 होता है। आया समझ में? ठीक है, अब जरा टेक्स्ट बुक का आंसर मैच कीजिए, यही मिल रहा होगा।
फोर्स निकाला है, कुव्वत निकाला है। कुव्वत के बारे में किसने बताया था हमको, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, न्यूटन बाबा ने। तो इसलिए फोर्स की जो इकाई होगी वो आ जाएगी न्यूटन। उड़ी बाबा, सर समझ में आला। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा मिसाल नंबर 2, जो कि मिसाल नंबर 1 से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। यानी मिसाल नंबर 1 में जो हमने चीज़ें निकाली उसका इस्तेमाल करके मिसाल नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो मिसाल नंबर 1 में हमने क्या निकाला, f की वैल्यू निकाला जो कि था 4.002 और 10 का पावर -7 न्यूटन आया था। ये ज़रूरत पड़ेगी हमको। और यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये फिर से मैं बना देता हूँ ताकि आपको समझे कि हुआ क्या। ये बेंच थी हमारी, ठीक है। यहाँ पर हमारा कौन था, अब्दुल समद, जिसका मास 75 kg है, और अब्दुल बासित है जिसका मास 80 kg है। अब आपको क्या कह रहा है कि अब्दुल समद ये खसकता हुआ किसकी तरफ आ रहा है, अब्दुल बासित की तरफ। ये खसकता, ये चिकनी बेंच है, ये खसकता हुआ इसकी तरफ आ रहा है। तो 1 सेकंड बाद, अब ये खसक रहा है धीरे 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 धीरे, 1 सेकंड बाद, यानी टाइम कितना बोला, 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार क्या होगी, यानी v आपके लिए सवाल है। सवाल समझ में है कि एक बेंच है जिस पर अब्दुल समद और अब्दुल बासित बैठे हुए हैं। अब्दुल समद अब्दुल बासित की तरफ हरकत कर रहा है। 1 सेकंड के बाद इस अब्दुल समद की रफ्तार क्या होगी, ऐसा सवाल हमको पूछा है। अब ऐसे तरीके के सवाल जब आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इस तरीके के पूछे जाएं, लीनियर मोशन है, ठीक है, तो हम लोग उसमें करेंगे क्या, आपको कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन याद होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं हरकत की मसावातें। क्या कहते हैं, हरकत की मसावातें। तो हमारे पास v = u + at एक पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है, पहला हरकत की मसावत है। दूसरा है s = ut + ½ at² है, और तीसरा है v² = u² + 2as। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। यहां पर जरूरत पड़ने वाली है पहले वाले की। मैं आपको बताऊंगा कैसे मुझे समझ में आया कि पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल यहां पर होगा। अब आपको सवाल में साफ तौर पर कह रहा है कि अपनी साकिन हालत से वो हरकत में आ रहा है। साकिन हालत में था, यानी ये जो अब्दुल समद था, शुरुआत में इसकी रफ्तार यानी u वो 0 थी। कितनी है, 0। कैसे समझ में आया, सवाल गौर से पढ़ें कि अब्दुल समद अब्दुल बासित की जानिब मूव कर रहा है, लेकिन साकिन हालत से, यानी शुरुआत में वो साकिन था, फिर बाद में मोशन। हमेशा साकिन थोड़ी रहेगा भाई, जब मोशन में आएगा तो शुरुआत में वो कैसा था, साकिन हालत में था। तो इनिशियल वेलोसिटी, जिसको आप इब्तिदाई रफ्तार भी कहते हैं उर्दू में, इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगी, 0, और v कुछ होगी जो आपको पता करना है। तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन में देखूं तो यहां पर आपको u और v इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे हम, ये वाला इक्वेशन यूज नहीं होगा। आप बोलेंगे सर u और v इसमें भी तो है, लेकिन इसको भी नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। और डेटा देखिए, आपको क्या टाइम दिया हुआ है, t 1 सेकेंड। यहां पर टाइम है नहीं है, तो यहां पर मुझे अकॉर्डिंग टू डेटा u 0 है, v पता करना है, और मेरे पास यहां पर t डेटा में दिया जो कि यहां नहीं है लेकिन यहां है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर u तो 0 है, ठीक है, अच्छी बात है, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, अच्छी बात है। t भी दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है। अब a निकालने के लिए हमारे पास f है। क्या आपने कभी न्यूटन के सेकंड लॉ से अखज़ किया गया ये जाब्ता, फादर = माँ वाला जाब्ता कभी याद किया है, कभी देखा है? अब नहीं देखा है तो याद कर लीजिए भाई, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आया हुआ जाब्ता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो F = ma। याद रखने का तरीका, फादर और माँ आपके क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, बराबर से रिस्पेक्ट किए करें आप, ठीक है, दोनों को, अम्मी और अब्बा को, दोनों को, तो दोनों बराबर हैं रिस्पेक्ट के हिसाब से। तो फादर = माँ। अब इसमें देखो a छुपा है, m को यहां भेज दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, F/m = a। अब आप सोचिए, क्या मुझे इस सवाल में कहा गया कि पहली मिसाल में
तो पहली मिसाल में एफ पता है मुझे, एफ पता है। कौन खसक रहा? अब्दुल समद, उसका मास कितना है? 75। तो एम भी मुझे पता, तो क्या ए पता नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स पता हो जाएगा। तो इसलिए पहला वाला हम लोग ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। अब हल देखिए इसका, और ये जो मैंने यहां लिखा ना, इतना खिचड़ी बनाया, यही आपका दिया हुआ है, इसी को आप लिख लें। ठीक है, M1 इतना है, T इतना है, V पता करना है। ठीक, चलो ज़ाब्ता लिख दिया, V इज इक्वल टू U प्लस AT। V हमें पता करना है, U 0 है। कैसे पता चला? अपनी साकिन हालत से वो खसका है ना, साकिन यानी शुरुआत में 0 था। ये लफ्ज को अंडरलाइन कर लेना। एक ही जगह पर फिलहाल मैं लिख देता हूं F/M, और ये T को ऐसे कर देता है। इतना समझ गया? अब आप ज़ाब्ते में देखिए, क्या आपको F पता, क्या आपको M कौन सा लिया जाए, M1 के M2? M1। क्यों? खसक कौन रहा भाई? कौन फिसल के यहां आ रहा है? अब्दुल समद आ रहा है। तो यहां पर M1 है जिसको मैं M ले रहा हूं। आप चाहे तो M1 लिख लें, अच्छा समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 0 प्लस दिस, तो यही टर्म बचने वाला है। F का वैल्यू है 4.002, M1 जो है वो है 75 इंटू टाइम कितना? 1 सेकेंड बाद, तो टाइम लिख दिया आपने 1 सेकेंड। अब 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही मिलने वाला है, सेम चीज। अब इसको काटना है। सबसे बड़ी बात जो है ये काटने वाली। सर काटना ही तो नहीं आता, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ काटे। 25 का पाड़ा आता है, अब जिसको 25 का नहीं आता पहले 5 से काट लें। ठीक है, नीचे वाला कटना चाहिए किसी भी हाल में। चलो 25 तिया मैं कर ले रहा हूं, 75 आता है, नहीं आता आप मल्टीप्लाई कर लें। 25 से बहुत आसान है 25 का पाड़ा। 25 तिया 75। अब ऊपर तो ये 4.0 है, तो इसको 40 कैसे कंसिडर करेंगे? जब हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो ये 4 और ये 0 को एक साथ लिया जा सकता है। अब 40 25 के बारे में आता है, तो आप कहेंगे 25 एका 25। 40 में से 25 चला गया, बचा 15, लिख दिया 15, और ये एक 0 कंसिडर कर लो। 15 और 0 क्या हो गया? प्लस नहीं करना, उसको साथ में लिखो। 15 और ये 0 ऊपर बाजू में लिख दो, 150 हो गया। अब 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और 25 छंग 150। करके देख लो भाई, 25 का पाड़ा तो आना ही चाहिए। 25 छंग कितना हो गया? 150। ये कट गया भैया। अब बचा कौन? ये 2 बचा। 0 ऊपर लेके एक कहानी खत्म हो गई यहां तक की। 2 बचा। 25 के बारे में 2 आता है? नहीं आता। 0 को बारह पढ़ाओ। 25 सिफर सिफर। अब ये हो गया 20। 25 के बारे में 20 भी नहीं आता। फिर 25 सिफर सिफर। अब हो गया 200। 25 चौक 100 होता है, तो 25 अठे कितना होगा? 200। तो 25 अठे 200 कट गया। क्या बात है सर। अब नीचे अभी भी 3 बचाए, ये आंसर मत लिख देना 0.16008। 3 से काटेंगे आप। ठीक है, चलो 3 से काट लें। 3 का 3, 0 पॉइंट ऐसे ही लग जाता है। अब 3 के पाड़े में 1 नहीं आता। अब बोलेंगे सर 16 एक साथ ले लें, ले सकते हैं, लेकिन यहां पर जब आप 2 नंबर को एक साथ लेंगे तो एक 0 लगाना पड़ेगा, या ऐसे समझे आप। 3 के पाड़े में 1 नहीं आता, 3 सिफर सिफर पढ़ लिया। अब ये 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं, 16, 3 पंजे 15, 1 बचा, 1 0 10 हो गया, है ना। तो 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 1 0 10, 3 तिया 1 बचा 18, 3 छंग 18। तो योर आंसर इज 0.05338। तो यहां तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब बहुत आसान है। 0.05338 10 कितना हो गया? -7। ठीक है, अब क्या किया जाए? पॉइंट शिफ्टिंग हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। पॉइंट पीछे लिया तो प्लस, आगे लिया तो माइनस। अब आप बोलेंगे टेक्स्ट बुक में सर आंसर 5 पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या करें? 2 आगे कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5.338 पॉइंट अगर मैं 2 आगे करता हूं, आगे मतलब माइनस, 2 आगे किया तो 2, और ये क्या हो गया? 10 का पावर -7। अब आप मुझे बताएं 10 का पावर -2 और -7 क्या हो जाएगा? -9। तो यहां पर हो जाएगा v इज इक्वल टू 5.338 10 क्या आ जाएगा?
-9 आ जाएगा। और यूनिट वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला फासला बटे वक्त होता है, तो फासला मीटर में मेजर किया जाएगा, वक्त सेकंड में, तो इसलिए v का जो यूनिट आया SI वो मीटर पर सेकंड आया, तो यहां पर लिख देंगे मीटर पर सेकंड। सर आंसर तो अभी भी सेम नहीं है। अब बोलेंगे सर आंसर अभी भी सेम नहीं आ रहा, तो अब क्या किया जाए? आपको जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया गया है 5.34 आया है, बराबर। तो देखो वो कैसे आएगा, ये जो नंबर है चौथा डिजिट, क्योंकि उन्होंने 3 डिजिट में लिखा गया है, इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे यानी इसको हटाएंगे हम लोग, तो ये वाला नंबर 1 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हो गया 5.34, क्योंकि ये नंबर 5 से ज्यादा है, इसको हटाया जाएगा तो उसके जो बाजू वाला नंबर होता है वो इसमें 1 का इजाफा हो जाता है, तो हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर, ये टेक्स्ट बुक का आंसर है। यहां तक भी लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास आपके सामने है, जो कि पिछली मिसाल से कनेक्टेड है, यानी वही अब्दुल समद, वही अब्दुल बासित, उन्हीं की बात चल रही है। लेकिन मिसाल ये पेज नंबर 7 पर आपको मिसाल नंबर 1 में क्या कह रहा है, इस बात को ज़रा समझिए। पिछली मिसाल के मुताबिक अब्दुल समद पर अमल करने वाली ज़मीन की क़ुव्वत कशिश मालूम कीजिए। यानी अब हमारे पास 2 बॉडी जो हो जाएंगे, 2 जिस्म, वो एक ज़मीन होगा और दूसरा अब्दुल समद होगा। इस बात को समझिएगा। पहले कैसे, पहले की मिसाल में क्या था, अब्दुल समद और अब्दुल बासित के बीच में क़ुव्वत कशिश की बात चल रही थी। देखो इस बात को आप समझें कि ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ और किसी बॉडी के बीच का ही है। आपके कोई भी 2 जिस्म जो कुछ कमियत रखते हैं, उनके बीच में उनके मास की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला था वो समद और बासित के बीच में भी लगा पाए। लेकिन अब की सवाल में आपको क्या करना है, अब्दुल समद के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी आप ऐसे समझें कि ये आपका क्या है, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, सिचुएशन को समझिए, और ये हमारा अब्दुल समद है। ये कौन है बोलिए, अब्दुल समद, ठीक है, अब्दुल समद। ये स्वाद है, मैंने यहाँ पर जो इसका जो मास है वो m1 था, जिसको 75 kg, यानी पुराने सवाल में पूरा डेटा नहीं दिया गया, पिछली मिसाल में, यानी पुराने डेटे को अपने को इस्तेमाल करना है। तो अब्दुल समद के बारे में बात कर रहा है, उसका मास कितना है भाई, 75 kg। और ज़मीन का देखो, इन दोनों के बीच में अगर मैं डिस्टेंस फासले की बात करूं तो क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है तो उसके सेंटर से फासला लिया जाएगा। आप बोलेंगे सर समद के भी सेंटर से यहां से लेना चाहिए था, यहां से लेना चाहिए था। तो मैं इसका लॉजिक बताता हूं आपको कि वो क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसके कंपैरिजन में, इसके बरक्स, ये फासला ज़मीन का जो बहुत बड़ा है, और अगर मान लो ये उसकी हाइट कितनी होगी, मुश्किल से 1.5 मीटर होगी, उसका आधा करेंगे, बहुत कम होगा। इसका एग्जाम्पल कुछ मैं इस तरीके से बताता हूं आपको कि इसको क्यों निगलेक्ट किया गया। हमने सिर्फ फासला सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ यानी जमीन का जो निस्फ कुत्र है उसी को लेंगे, दोनों का फासला। इसका ये इतना फासला क्यों निगलेक्ट किया गया, इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। आप मान लो आप करोड़पति हैं, बराबर, करोड़पति है और आपको किसी ने 1 रुपये दे दिया, तो अब आप क्या हैं, क्या आप अब भी करोड़पति हैं या आप करोड़पति 1 रुपयन हैं? बताइए, करोड़पति है ना। तो यहां पर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया गया, ये रीजन इसका, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान दें कि ये आर लिया जाएगा, ये आर का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। निस्फ कुत्र, जमीन का जो निस्फ कुत्र है वो 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है बोलो, 6400 किलोमीटर, जिसको कन्वर्ट जब किया जाएगा तो याद रखिए ये कुछ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। अब अगर पूछेंगे आप तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर किस तरीके से हुआ। 6400 किलो मतलब होता है किलो। अब याद करो 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम, 1000। तो 1000 को कैसे लिखा जा सकता है, प्रीवियस मिसाल में मैंने बताया कि 1000 मतलब 10⁻3, 1000 मतलब क्या होता है 10⁻3, तो किलो की जगह आ गया 10⁻3 और ये मीटर। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। यहां पर कहीं पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, मतलब पॉइंट यहां पर है। पॉइंट को आप पीछे ले लें क्योंकि 6 पॉइंट बनाना है मुझे, 1 2 3 पीछे लिया। अब पॉइंट शिफ्टिंग भी मैंने आपको सिखाई है। क्या सिखाया भाई, पॉइंट 3 पीछे अगर आएगा तो 10 का पावर
प्लस 3 पीछे आया तो 3, और ऑलरेडी 10⁻³ है, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए आप ये r का वैल्यू ये याद रखें, अगर आपको डेटा में मालूमात में ये ना भी हो तो आपको r याद होना चाहिए। रेडियस ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट 6.4 10⁻6, 6.4 10⁻6 मीटर। किलोमीटर में याद करना है, आप किलोमीटर में याद रखें, लेकिन हमको यूज यही करना है, याद रखिए, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इसका मास पता है, अर्थ का मास पता है, दोनों का सेंटर से इसका ये फासला पता है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा। एक और चीज बता रहा हूं, क्या अर्थ का मास मैंने यहां कहीं लिखा, नहीं लिखा, तो उसको भी लिख देते हैं, कैपिटल M, इसको क्या लिया जाएगा, कैपिटल M। 6 into 10⁻24 kg, ये भी आपको याद रखना है। ये सब दिया हुआ में आ गया, ये अपना क्या हो गया, दिया हुआ है, मतलब आपको दिया नहीं भी है, ये m का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, अर्थ के यानी जमीन का जो कमियत है वो आपको पता होना चाहिए, जमीन का जो निस्फ कुतर है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देगा आपको, ठीक है, यूजुअली देगा, नहीं दिया तो याद होना चाहिए। अच्छा, पूछा क्या है सर, तो पूछा हमको f है। अब f का फॉर्मूला हमने शुरुआत में ही याद कर लिया है। क्या फॉर्मूला याद कर लिया है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है ना, ये सब आप क्या कर लो, ऐसे लिख लो, दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट हल पर आ रहा हूं, आप लिख सकते हैं ये f मालूम करना है, नहीं लिखोगे कोई इशू नहीं है। यहां पर मेन जो आपको मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में, वो कहां से मिलते हैं, दिया हुआ पे आज तक किसी ने मार्क्स नहीं दिया भाई, दिया हुआ पे बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो आप डेटा लिख दोगे और बोलोगे हमको मार्क्स मिला नहीं। मार्क्स मिलना कहां से शुरू होते हैं, जहां से आप फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले जो आधा मार्क्स आपको मिलता है वो फॉर्मूले पे मिलता है। तो F इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला पता है G। अब यहां पर जो 2 मास हैं जरा वो बताइए कौन है, फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, बात करता हूं मैं। 2 मास कौन है, एक M1 है और एक कौन है, कैपिटल M। तो मैं M1 लिख देता हूं और कौन लिख देता हूं, ये कैपिटल M लिख देता हूं। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। और अपॉन में जो फासला था, पहले लिखा था स्मॉल r², अब लिख रहा हूं कैपिटल R²। तो आपको समझने में आ रही हो बात, सिचुएशन, दोनों का फासला क्या है, कैपिटल R है, तो इसलिए कैपिटल R² कर दिया गया, और कुछ नहीं। कैपिटल G का वैल्यू याद कीजिए, मैंने भले ही यहां ना लिखा हो, आपको कैपिटल G का वैल्यू याद होना चाहिए, 6.67 10⁻11। M1 कितना है, 75। M कितना है, 6 × 10⁻24। बहुत ज्यादा मास है भाई अर्थ का, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए। R कितना है, 6.4 10⁻6, इसका क्या है, स्क्वायर है। अब बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको इसको सॉल्व करना है, इस बात को समझिएगा कि अपॉन वाला पूरा कट होना चाहिए, अपॉन वाले को गायब करना है। अपॉन वाला खत्म हो गया किस तरीके से, तो आप इजीली ऊपर जो भी बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस स्टेप को बहुत ही अच्छे से ध्यान देके करिएगा कि 6.67 मैं क्या कर रहा हूं, 75 लिख दे रहा हूं, और ये 6, आप बोलेंगे सर 10 का पावर भूल गए, नहीं भूला नहीं भैया, 10 को मैं एक साइड में सॉल्व कर लेता हूं। 10⁻11 और 24 कितना हो जाएगा बताइए, अरे बोल भी दीजिए, 24 और ये -11, ये हो जाएगा आपका -13। कितना हो जाएगा, सॉरी +13 हो जाएगा। 24 में से 11 निकाल दीजिए, बड़ा ये है तो +13 आ जाएगा। ओके, होल अपॉन, इसको क्या कर देंगे आप, 6.4 का स्क्वायर करने मत जाना भाई, 2 बार लिख दो, 6.4 × 6.4, काटना ही है ना एट लास्ट, तो और बड़ा बना के क्यों काट रहे, ऐसे ही रहने तो छोटा छोटा 2 बार कर दो। 10⁻6 है, उसके ऊपर पावर 2 है। याद रखिएगा हमेशा ये सेंटेंस जो कह रहा हूं, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है। क्या बोलोगे, पावर के, हमेशा याद रखो, हमेशा ऐसे होता है, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है। 6 2 12, यानी ऐसे हो गया। आप मुझे बताएं कि 10⁻+12 है, +13 है, क्या ये कट सकता है, ऊपर जाएगा -12 होगा, 13 में से 12 गया तो 1 बचेगा। या मैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो जाने दीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, क्योंकि अभी हमको थोड़ा समझना है ना अच्छे से। तो सबसे पहले 10 का पावर हमने सॉल्व कर लिया, 10⁻12 ऊपर गया, +13 × 10⁻−12, 13 में से 12 चला गया तो 1 बचेगा प्लस का,
यानी 10 बचेगा। 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, +13 -12 बचा 6 इंटू 10⁻1 मतलब 10। 10 इंटू 6 क्या हो गया 60, तो 60 कर दिया गया इसको, और कुछ नहीं। अब हमको क्या करना है, अब हमारा मेन काम शुरू होता है काटने वाला। ठीक है, शुरू करें फिर इसको। ओके, अब क्या करते हैं सुनिए। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है ये हमें तकलीफ देगा काटते वक्त। तो 6.4 अगर 64 हो जाए तो क्या बात है, 6.4 दोनों 64 कर देते। तो देखो उसका शॉर्टकट क्या है, पॉइंट के यहां पर राइट में कितने नंबर है, 2। ये पॉइंट और नीचे वाले कैंसिल कब होंगे, जब पॉइंट के राइट में उनके भी कितने नंबर होंगे, 2 होंगे। तो मैं दोनों को अगर कंबाइन करूं, इसके पॉइंट के राइट में 1 नंबर, इसके पॉइंट के राइट में 1 नंबर, 1 और 1 कितने हो गए, 2। इसका शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। तो ये दोनों पॉइंट कट हो सकते हैं इस एक पॉइंट के बदले, क्योंकि यहां पर पॉइंट के राइट में कितने हैं, 2, यहां पॉइंट के राइट में 1, पॉइंट के राइट में 1। ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट के बदले क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। ये स्टेप कर लिया। (64 × 64). अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी सॉल्व कर लोगे। मैं एक एक स्टेप को जो है वो बारीकी से बता रहा हूं आपको। बहुत सारे स्टेप आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहीं पर ये कट होके 10⁻1 बचेगा, नेक्स्ट स्टेप में 60 यहीं आ जाता। लेकिन आप पहले पूरा सॉल्व तो कीजिए अच्छे से। चलिए, अब इन 64 को कैंसिल करना है। कैसे करें भाई, 8 का पाड़ा आता है, 8 के पाड़े में 64 आता है। 8 अटे क्या कर दें, 8 अटे क्या हो गया 64। अब वही 8 को ऊपर से काटना पड़ेगा। 8 अटे क्या हो गया 64, कितना बचा भाई, 2 बचा। 2 7 27, 8 दिया कितना हो गया 24, कितना बचा 3 बचा। अब यहां पर तो मल्टीप्लीकेशन है, आगे कोई नंबर नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर से 8 दिया 24, 6 बचा। पॉइंट तो लगाइए 0 बढ़ा दो। 8 सतह कितना हो गया 56, 56 4 बचा, 0 लगाया, अरे 8 पंजे 40, पूरा खत्म हो गया। 8 से काट लिया। अब ये 8 को फिर से कैंसिल करो तो नीचे का 64 पूरा खत्म हो जाएगा। 8 1 जा 8, फिर इसको काटो। 8 1 का क्या हो गया 8। अब 8 के पाड़े में क्या नहीं, अच्छा ठीक है ऐसे कर लें आप। फिर 8 के पाड़े में 3 नहीं आता, 8 0 जा क्या हो गया 0। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि यहां पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, साथ में लेंगे। फिर 8 चौक कितना होता है भाई 32, तो 8 चौक कितना कर लिया 32, 1 बचा 17 हो गया। 8 दूनी कितना होता है 16, फिर कट हो गया, ये 1 बचा 15 हो गया। फिर 8 दूनी तो 16 होता है लेकिन 15 है, तो आप 8 1 का 8 ही पढ़ेंगे, कितना बचा 7 बचा। ठीक है, इस तरीके से आप काटते चले जाए। 0 लगा, 8 अटे कितना हो गया, ध्यान दीजिए पूरा कटेगा। 8 अटे 64, ठीक है, कितना बचा 6 बचा। 0 लगाया, 8 सते 56, ठीक है 4 बचा। वैसे 4 डिजिट तक भी कर लिया तो बहुत हो जाता है, ठीक है। 8 सते 56, 4 बचा, 0 लगाया, 8 पंजे 40। देख लीजिए पूरा कट गया। ओके, पूरा काट दिया मैंने। ये वाला 64 खत्म। अब बचा कौन, ये वाला 64। अब ये नंबर कितना बचा, मैं इसको 4 डिजिट तक भी लूंगा ना तब भी चलेगा। 10.42, ये 8 को राउंड ऑफ कर दिया तो ये 2 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इनटू ये 75 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब मैं 64 और ये 60 को काटने वाला हूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। 8 अटे 64, 8 से ही काट लो, 8 का ही याद रखो आप, दोनों को 8 से काटना है, इजीली जाएगा एकदम। 8 सतह बताइए कितना होगा 56 बराबर। अब कितना बचा, जल्दी बोलो, 4 बचा। आगे यहां लिखो, चलो यहां लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद बताइए आगे चल के, 8 सतह 56 हो गया। अब इतना तो हो गया, बचा कितना 4 बचा। यहां लिख दूं, यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं फटाफट। 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 8 बजे कितना हो गया भाई 40, तो यानी कितना आया 7.5। अब फिर से ये 8 को काट लेते हैं, चलो 8 1 का 8। अब आप मुझे बताएं 8 के पाड़े में 7 तो आता नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा, पॉइंट लगा लूंगा, 7 और 5 को साथ में ले लूंगा, 8 9 72, ठीक है। 3 बचा,
0 लगाया, 8 दिया 24, फिर बाद में कितना हो गया 6 बचा, पॉइंट तो लगा हुआ ही है, 0 लगाया, 8 सत्ते 56, फिर कितना बचा 4 बचा, सेम देखो वही सीरीज आ जाएगा हर बार, और 0 लगाएंगे 8 पंजे कितना हो गया 40, यानी हमारा जो कार्ड के नंबर आया 0.9375। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपके लिए जो सबसे आसान होता है वो था मल्टीप्लिकेशन। अब इन नंबर का आप क्या कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लें। अब आप इनका मल्टीप्लाई जब करोगे, कैलकुलेटर से भी करोगे या ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कुछ आएगा 732.6। तो मेन जो था इसका स्टेप ये काटना था अपॉन वाला, वो मैंने आपको करके बता दिया। बाकी ये आपके लिए आसान है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, आंसर कितना आएगा 732, ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 732.6, ये आपका आ गया एफ। और आप कहेंगे सर अभी भी आंसर मैच नहीं हुआ, तो आपको टेक्स्ट बुक में आंसर दिया गया 733। तो इस नंबर को अगर मैं राउंड ऑफ करता हूं जो कि 5 से ज्यादा है, तो ये एक नंबर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 733 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर कर लिया। पेज नंबर 7 पर अब मिसाल नंबर 2 जो से इससे कनेक्टेड ही है, लेकिन चीजें क्या है, सिचुएशन क्या है कि ये जमीन है, ये आपकी जमीन है, और अब क्या हो रहा है, अब्दुल समद को हमने किसी बुलंदी से आपने फेंक दिया उसको, ठीक है, या बुलंदी से वो गिर रहा है, लेकिन साकिन हालत से, इस बात को, इस लफ्ज को अंडरलाइन कर लेना हमेशा, ठीक है, एट रेस्ट पोजीशन से वो गिर रहा है, यानी ये कभी भी साकिन वर्ड यूज करेगा, समझ जाओ कि यू आपको 0 दे रहा है। ये सवाल में छुपी हुई चीज है जो आपको ढूंढनी है। जब भी कहेगा साकिन हालत से वो गिर रहा है, यानी यू 0 है। 1 सेकंड के बाद थोड़ा सा ये नीचे होगा, ये उसकी पूंछ नहीं बनाया, वो नीचे आ रहा है, एरो ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद जब टाइम कितना होगा, जब शुरुआत में आपने छोड़ा टाइम 0 था, 1 सेकंड के बाद की उसकी कुछ रफ्तार होगी ना, वो आपको सवाल है। ये सवाल कुछ उसी तरीके से है जो कि अब्दुल समद और बासित के दरमियान में बात हो रही थी। वहां पर मैंने फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया था, v इज टू यू प्लस AT। हमको v पता करना है, u 0 है, t आपको कितना दिया गया है 1 सेकंड। अब इसमें पता क्या करना होगा, a एक्सेलरेशन, क्या पता करना पड़ेगा, a बराबर। अब इसमें सवाल में देखिए मैं कैसे पता करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये चीज है, और क्योंकि पुरानी मिसाल से कनेक्टेड है, तो यहां पर हमने f कितना निकाला था, सोचिए जरा, f निकाला हमने 733 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे निकलेगा अभी बात करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास डेटा यही है जो भी कुछ है। हल की बात करता हूं मैं डायरेक्ट। हल क्या है, पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बताइए, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब आपको पता क्या करना है, v आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये पता करना है। u कितना है 0, a की जगह क्या लिखा जा सकता है, याद कीजिए मैंने आपको क्या कहा था, फादर इज इक्वल टू मां होता है, तो वहां से a का फॉर्मूला f/m है ना। तो यहां पर u क्या हो जाएगा 0, a की जगह पर हम लोग लिखेंगे f/m इंटू टी। ये फॉर्मूला आपका लगेगा। आप मुझे बताएं फोर्स कितना है, समद और जमीन के बीच में फोर्स हमने निकाला है ना 733 न्यूटन, तो ये हो गया 733। और m कितना है, मास कितना है इसका 75। कौन है, समद की बात कर रहे हैं, समद का मास कितना है 75 kg है। इनटू कितने टाइम की बात कर रहा है, 1 सेकंड। काट लेते हैं इसको, किससे काटा जाए आसान, 25 के पाड़े में 75 आता है, 25 दिया 75। ठीक है, फिर यहां पर 73 है, तो क्या किया जाए, 25 दूनी करते हैं हम लोग, 25 दूनी कितना हो गया भाई 50 हो गया, काट लिया 50, कितना बचा 23। इसको अलग से कर दूं क्या, एक काम करते हैं हम लोग 733, क्योंकि ऊपर नीचे स्पेस होगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप क्या कर रहे हैं, हम 733 अपॉन 75 इंटू 1, यही आ जाएगा। चलो काटना शुरू करते हैं, 25 दिया 75 हो गया, 25 दूनी 50, कितना बचा 23 बचा, 233। 25 दाम 250 होता है, तो 9 225 डायरेक्ट कर रहा हूं, आप 5 से भी कर सकते हैं। 233 में से 225 चला गया तो 8 बचेंगे, कितना बचेंगे 8।
अब पॉइंट लगा दो, क्या कर दो, 0 बढ़ा दो। 25 दिया, क्या हो गया 75, 5 बचा, 0 लगाया तो 25 दूनी 50, सब कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका 29, यही काट दो, 3 से ही काट लेते हैं, फिर लास्ट में डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 3 1 जा 3, अब इसको काटना शुरू करो। 3 9 जा 27, 3 9 27 हो गया, 2 बचा, ठीक है। अब क्योंकि 2 और ये 3 के बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। 3 7 कितना हो गया बोलो, 21 हो गया। फिर बचा 2, फिर से आप बोलोगे 2 और 2 22 हो गया, ये 3 7 21, 1 बचा। तो इस तरीके से आता चला जाएगा। 3 डिजिट तक आपको आंसर दिया गया है, आप चाहे तो इतना ही लिखें, 9.77। दिस इज योर V, और V का जो यूनिट होगा आपको पता है मीटर पर सेकेंड। तो हमने डायरेक्ट V निकाल लिया। अब टेक्स्ट बुक में आपने क्या किया है, टेक्स्ट बुक में आपको पहले एक्सेलरेशन निकाला है जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्योंकि हम लोग ने डायरेक्ट वेलोसिटी निकाला है, क्योंकि हमको सवाल में तो A पूछा नहीं, तो इसलिए मैंने A डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया। मैंने A अलग से नहीं निकाला 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट क्या निकाला, V निकाला। V का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर यह सवाल भी आपका हल हो गया। अगला सवाल आप देख रहे हैं पेज नंबर 12 पर, मिसाल नंबर 1। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको जरूरी होंगी। अब वो क्या है, तो आओ बात करता है। सबसे पहले 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया। अब ये इक्वेशन आएगी, इसका प्रूफ जो है आपको 9th में दिया गया है, 9th की टेक्स्ट बुक साइंस में है इसका प्रूफ। आप चाहें तो थोड़ा रेफर करें किस तरीके से आई ये इक्वेशंस। और तीसरा है v² = u² + 2as। इसको याद करें, एकदम जबरदस्त तरीके से याद करें इसको, है ना। अगर ये याद नहीं हुई तो फिर बहुत मुश्किल होगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो। v = u + at, s = ut + ½ t², v² = u² + 2as, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप इसको याद करें। अब सवाल पढ़ने के बाद ना हमारे पास ये 3 फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब इनमें से आप चूज कौन सा करेंगे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये आपका डेटा बताएगा। यानी आपको जो दी हुई सिचुएशन है उसमें क्या दिया है, क्या पूछा है, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, सिचुएशन कुछ ये है कि आपने एक गेंद को यानी बॉल को ऊपर से छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। कैसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया। तो जब आप सोचो कि आपने उसको छोड़ा, फेंका नहीं है, छोड़ा है, लीव कर दिया, तो शुरुआत में उसकी रफ्तार क्या होगी, 0। तो यहीं पर कुछ छुपा हुआ है, वो क्या है, u0 है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तिदाई रफ्तार आपको 0, क्योंकि आपको क्या कहा भाई, रेस्ट से छोड़ा गया। इसका मास कितना है, इसकी कमियत कितनी है, 3 किलो का बॉल है भाई, 3 किलो का गेंद है, 3 kg का। कितनी बुलंदी से छोड़ा गया, तो ये बुलंदी जो है, ये जो हाइट है, ये बुलंदी आपकी 125 मीटर है, जिसको आप इंग्लिश में हाइट कहते हैं, इसलिए h = लिखा जाएगा 125 मीटर। इतनी बुलंदी से छोड़ा गया। ये सिचुएशन आपके सामने है। अब पूछा क्या क्या गया, जब ये गेंद नीचे पहुंचेगी तो टाइम कितना लगेगा, ये हो गया आपका अलिफ। आपको t निकालना है, क्या निकालना है बोलो, t निकालना है, ये हो गया अलिफ। दूसरा बे सवाल आपको क्या पूछा है, दूसरा सवाल क्या पूछा है कि जब ये नीचे पहुंचेगा यहां, ठीक है, तो आप सोचो शुरुआत में जब आप छोड़ेंगे तो इसकी रफ्तार धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। आप खुद ही सोचो, अपने दोस्त को ले जाओ बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दो, देखो क्या होता है। ऐसा मत करना भाई। कोई चीज जब आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं ऊपर से, ऐसे ही देख लो, जब आप शुरुआत में जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी स्पीड 0 होती है, जैसे ही नीचे गिरता रहता है स्पीड उसकी बढ़ती रहती है ना। आप क्या कर लो, अपने घर में टाइल्स लगी होगी ना, है ना, मस्त नई नई टाइल्स लगी होगी, एक लोहे की गेंद ले लो 3 किलो की, है ना, और अम्मी को बोला अम्मी देखो जरा मैं एक फिजिक्स का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, और उसको क्या करें, ऐसे छोड़ दें। शुरुआत में आप देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी कम थी, और जैसे ही वो नीचे अपाट, क्या हुआ, लादी टूट गई, झाड़ू पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए आप। तो शुरू ऐसे करना नहीं है,
नहीं तो आपकी अम्मी यहाँ पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत में इसकी रफ्तार 0 थी, धीरे धीरे बढ़ते 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 यहां क्या होगी सबसे ज्यादा, वो v आपको पता करना है। तो हमारा जो बे सवाल है, जब ये नीचे पहुंचा होगा तब उसकी रफ्तार कितनी होगी, तो मैं यहां लिख देता हूं v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो इतनी बात समझ में आ गई। जीम वाला सवाल थोड़ा सा हटके है भैया, जीम वाला ही सबसे समझने वाली चीज है। आपको क्या बोला कि ऊपर से नीचे जो भी टाइम लगेगा वो हमको पता चल जाएगा। मान लो जो है वो 5 सेकंड आता है, जब कितना आता है 5 सेकंड, तो टोटल टाइम ऊपर से नीचे गिरने में 5 सेकंड लग रहा है। आधा टाइम कितना होगा 2.5 सेकंड, 5 का आधा कितना होता है भाई 2.5 सेकंड। तो इस टाइम का आधा मैं इसको मान ले रहा हूं टी डैश, क्या मान ले रहा हूं टी डैश, जो कि 2.5 सेकंड है। 2.5 सेकंड को आप ऐसे ही बोल सकते हैं 5/2, क्या बोल दो 5 का आधा 5/2, तब तो जाके 2.5 आया। तो इतने टाइम में आप मुझे बताएं इसकी रफ्तार क्या आधी होगी, आधे से कम होगी या आधे से ज्यादा होगी। पहले इस बात को सोचिए, इसका फील लीजिए। सोच लिया, सुनिए। शुरुआत में रफ्तार क्या थी कम, धीरे धीरे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ठीक है। जब आधा टाइम हुआ यानी 2.5 सेकंड हुआ, तब यह फासला क्या आधा तय करेगा, नहीं, यह आधे से कम तय करेगा। क्यों, क्या लॉजिक लगाया, क्या लॉजिक लगाया। अगर आप कम रफ्तार से जा रहे हैं तो फासला भी तो कम ही तय करेंगे। आधे टाइम के बाद देखो वो इस हिस्से में होगा, यहां पर कहीं, जहां पर उसकी रफ्तार क्या हो रही है और बढ़ गई पहले के मुकाबले। तो आधे टाइम के बाद यानी नेक्स्ट जो 2.5 सेकंड होंगे उसमें वो नेक्स्ट फासला तय करेगा, जिसमें फासला ज्यादा तय करेगा। क्यों, क्योंकि अब जब वो यहां तक पहुंच गया होगा मिडल के करीब, मिडल में नहीं, तब उसकी रफ्तार ज्यादा होगी, तो नेक्स्ट 2.5 सेकंड में वो ज्यादा फासला तय करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो याद रखिए इसका कॉन्सेप्ट कि ये आधे सेकंड में आधा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो रफ्तार है वो नीचे की जानिब कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जा रही है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और जीम आपको क्या कह रहा है कि टी डैश यानी 5/टी का आधा, अभी मैं 5 नहीं ले रहा हूं, टी का जो आधा होगा टाइम, ठीक है, उस पर इतने टाइम पर आपका फासला यानी एस कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। या हाइट नीचे से बोल देता हूं, हाइट जो है वो एच डैश कर लेता हूं कि नीचे से उसकी बुलंदी कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो आओ मैं थोड़ा सा वो भी डिस्कस करता हूं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इतनी आसानी से न्यूमेरिकल नहीं जाएगा दिमाग में, ध्यान रखिएगा। डेटा लिखते वक्त क्या क्या चीज ध्यान रखनी है अपने को। आपको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पता ही होगा ऑलरेडी, है ना। तो यहां पर इस तरफ क्या लिया जाता है पॉजिटिव, इस तरफ क्या लिया जाता है नेगेटिव। खैर हमारा मोशन ऐसा नहीं है, हमारा वर्टिकल मोशन है। कैसा मोशन है, वर्टिकल, उमूदी हरकत है। उमूदी हरकत में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर की जानिब जो भी चीजें हो रही होंगी उसको क्या लेना है पॉजिटिव, नीचे की जानिब जो भी हरकत हो रही रहेगी उसको क्या लेना है नेगेटिव। और ए जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा -g लेना है। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रहा हूं आपको, जो कि आगे चल के बच्चे साइंस लेने वाले उनको इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे ये टाइप के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ए हमेशा क्या लेना है -g, और g का वैल्यू आपको दिया गया है सवाल में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 10 हम लोग आसान करने के लिए लेते हैं, वैसे g का वैल्यू 9.8 है। कितना है बोलो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए हमेशा माइनस लेना है, चाहे आप गेंद को ऊपर फेंक रहे हो, चाहे गेंद ऊपर से नीचे आ रही हो, आपको ए हमेशा क्या लेना है -g। एस अगर डिस्प्लेसमेंट यानी बॉल ऊपर जा रहा है तो एस नेगेटिव होगा। एस क्या होगा बोलो, नेगेटिव, बॉल ऊपर जा रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जिसको कहा जाता है, हटाओ। मास हमेशा मजबूत होगा। वेलोसिटी वी यू जो भी बात कर लें, ऊपर की, सॉरी मैंने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया। ऊपर की जानिब सबको पॉजिटिव लिया जाएगा, वेलोसिटी को ऊपर की जानिब, यहां से मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। ऊपर वाई एक्सिस क्या है पॉजिटिव, तो अगर कोई बॉल आप ऊपर की तरफ फेंक रहे होंगे तो आपको एस वी यू
ये सब के सब क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं। और अगर ऊपर से बॉल नीचे गिर रही होगी, देखो नीचे नीचे वाई एक्सिस नीचे की तरफ एरो बनाना है, तो एस वी यू ये सब क्या लेना है आपको, नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, नेगेटिव। ए हमेशा माइनस लेना है, ए हमेशा क्या लेना है, माइनस। अब बोलेंगे सर क्यों, अरे ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या लिया है मैंने, आप बॉल चाहे ऊपर फेंकें चाहे बॉल ऊपर से नीचे आए, ग्रेविटी कहां एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका ये हमेशा क्या लिया जाएगा, माइनस जी। ये बात का ध्यान रखना है आपको। तो चलो सिचुएशन पे बात करते हैं। मैं दिया हुआ लिख रहा हूं, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, सिचुएशन समझ के करोगे तो ही आसान होगा। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो और कितनी बुलंदी बोला, 150 125। तो यहां पर S आपको क्या लेना है, नेगेटिव। क्या लेना है, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे कितना हो रहा है, 125। तो माइनस H लिख दें, और H का वैल्यू कितना है, 125। तो -125 हो गया। इस बात को समझ लें, माइनस क्या हो गया। मैं एकदम टेक्स्ट बुक के हटके करवा रहा हूं। टेक्स्ट बुक में आप मैच करो, टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्व नहीं किया गया है, टेक्स्ट बुक में बस सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, उससे जो है ना हर क्वेश्चन हिलेंगे नहीं आपसे। तो उससे अगर इस मेथड से करते हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछेगा, आप इजीली कर पाएंगे। माइनस क्यों लिया गया है, बात को समझे। ऊपर से क्या हो रहा है, ये नीचे गिर रहा है, नीचे की जानिब एस वी यू क्या लिया जाता है, बोलिए, नेगेटिव लिया जाता है। यू तो जीरो है, अब उसके साथ नेगेटिव लगा के कोई मतलब नहीं है भाई, जीरो है। जीरो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, कुछ नहीं होता, बीच का होता है एकदम। अपने को क्या पता करने बोला, सबसे पहले टी पता करने बोला है। अच्छा मुझे बताएं ए क्या लिया जाएगा। आपको बोल रहा है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो शकली असरा है, वो कितना है, 10 है। तो a इज इक्वल टू माइनस जी, और g का वैल्यू आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया गया। तो a कितना है, -10 है। a की जगह पर क्या रखा जाएगा, -g रख लो पहले, फिर g की वैल्यू पुट कर लो 10, तो -10 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या क्या पूछा है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। अलिफ हमको क्या पूछा है कि भाई पहले t निकालो। बे हमको क्या बोला है कि v निकालो, फाइनल वेलोसिटी जब वो यहां पहुंचेगा, है ना, यहां पहुंचेगा तो। और जीम आपको बोल रहा है कि आधा जब टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम वो जितना भी ले रहा हो, उसका जब आधा टाइम हो जाएगा तो वो कितना फासला तय करेगा, सॉरी आधे टाइम में उसकी हाइट कितनी होगी। जब ये मान लो यहां कहीं पहुंच जाता है ना, यहां देखो ऐसे डॉटेड से बना रहा हूं, ओके, यहां कहीं पहुंच जाता है आधे टाइम में, तब इसकी बुलंदी नीचे से, देखो याद रखो बुलंदी कहां से मेजर की जाती है, नीचे से। तो इसकी बुलंदी को मैं कह दे रहा हूं h डैश, दिस इज क्वेश्चन मार्क, h डैश क्वेश्चन मार्क। तो h डैश क्या है, ये बुलंदी है। अब मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन, ये वाला तीसरा सिचुएशन करने आऊंगा, तब मैं उसको डिटेल में बताऊंगा यहां क्या करना है। पहले दो में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर t डैश इज इक्वल टू जब t/2 होगा, तब हमको h डैश निकालना है। इस बात को समझिए। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब पहला हल करने जा रहा है, पहला वाला। अब अकॉर्डिंग टू डेटा मुझे t चाहिए। चलो डेटा देखता हूं, मेरे पास s है, u है, a है। चलो यहां पर तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखता हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यहां पर लिख दिया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहला सवाल आपको बोला t निकालो। इन तीनों में t किसके पास है, पहले के पास है और दूसरे के पास है। इसके पास नहीं है तो ये रिजेक्ट, ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। अब पहला दो है, इसमें t दिखाई दे रहा है हमको, इसमें भी है। चलो पहले इसको देख लेते हैं। अगर इसमें t निकालना है तो मुझे u पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और v पता होना चाहिए। जरा डेटा में देखो, आपको u पता है, a पता है, लेकिन ये v पता नहीं है, तो t कैसे निकलेगा। दो चीज अननोन हो गई हमारे लिए। कितनी चीज हो गई, तो ये वाला भी फॉर्मूला रिजेक्ट कर दिया हमने। अब तीसरा फॉर्मूला, s पता है, हाँ पता है, u पता है, t पता करना है। ठीक है, t तो पता करना है पहले। हाफ a पता है, हाँ पता है, t पता करना है। तो मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज अननोन, भले ही t आपको दो बार दिख रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मैं बताऊंगा, क्योंकि u 0 0 इंटू टी ये तो खत्म ही होने वाला है, वही टी एक बचने वाला है। अंडरस्टूड? तो आए ये वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं हरकत की दूसरी मसावात के मुताबिक, हरकत की दूसरी मसावात के मुताबिक, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दूसरा लिखा था मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। s इज इक्वल टू माइनस एच मतलब माइनस 125 रख दिया। u कितना है 0 0 इंटू टी, ठीक है 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a का वैल्यू है -10, डेटा में आप देखें गौर से, टी तो हमको पता करना, तो टी स्क्वायर ऐसे का ऐसे, माइनस 125 इज इक्वल टू 0 इंटू टी 0 प्लस माइनस 10/2 कर ले या इसको काट लें, 2 5 10 प्लस माइनस माइनस 5t स्क्वायर। अब इतना आ गया। अब इतना आ गया। चलिए अब क्या होगा, ये माइनस से माइनस क्या हो सकता है, कट हो सकता है, मैथ्स में हमने सीखा है ऐसा। 125 इज इक्वल टू वॉट टी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टी, क्या चाहिए बोलो, टी चाहिए। ये 5 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर दो, 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू वॉट टी स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी आ गया 25, है ना। स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट, या आप बोल सकते हैं कि जजरुल मुरब्बा करने पर, तो यहां पर टी का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए 5। टी क्या है, टाइम 5 सेकंड। अलिफ सॉल्व हो गया। यानी इसमें हमने सीखा क्या, जब ये बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा तो टोटल टाइम जो ये लेगा वो 5 सेकंड लेगा, ऊपर से पूरा नीचे गिरने में। अब हमको टी मिल गया। बे सवाल क्या पूछा है जरा देखिए तो, बे वाले सवाल में कह रहा है कि जब ये बॉल पूरा नीचे आ जाएगा तो उसकी फाइनल यानी इंतहाई रफ्तार कितनी होगी, लास्ट वाली एकदम फाइनल वेलोसिटी यानी इंतहाई रफ्तार क्या होगी, तो v पता करना है। अब चलो फिर से 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन पर आता हूं। मुझे v पता करना है। v कहां पर है, पहले में है और तीसरे में। दूसरे में तो v है ही नहीं, पहले ही रिजेक्ट कर दो उसको कि ये वाला फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल होगा। पहले वाले में देखते हैं हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरे वाले में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। चलो अकॉर्डिंग टू डेटा v हमको पता करना है तो u पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, t पता होना चाहिए। बोलिए पहले ही सवाल में आपको सारी चीजें हैं, u 0 है, a -10 है और t कितना है अभी अभी निकाला ताजा, देखिए 5 सेकंड है, तो पहला वाला ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अब आप बोलेंगे सर ये वाला भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें v पता करना है तो u भी पता है, a भी पता है और क्या पता हुआ है, s भी पता है, ऊपर से नीचे तक डिस्प्लेसमेंट कितना है ये भी कर सकते हैं, इसको भी किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों में आसान कौन होगा सॉल्व करने के लिए, पहला वाला होगा। अंडरस्टूड? ओके, पहला वाला इसलिए आसान होगा कि t निकल चुका है। आपको इस सवाल में डायरेक्ट अगर बे पूछता, बे वाला सवाल, तो इससे नहीं सॉल्व कर पाते आप। क्यों? क्योंकि अलिफ तो आप सॉल्व किए ही नहीं, डायरेक्ट बे वाला पूछता तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते। u दिया हुआ है, a दिया है, s भी दिया हुआ है। समझ पाए बात? ओके, तो यहां पर हम लगा रहे हैं हरकत की कौन सी मसावात बोलिए, हरकत की पहली, ठीक है, पहली मसावात के मुताबिक v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी है। v का वैल्यू हमको पता करना है, u 0 है, a -10 है, इंटू t 5 है। 0 तो खत्म, प्लस माइनस माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलेंगे सर आंसर टेक्स्ट बुक में जो है ना सिर्फ 50 मीटर पर सेकेंड है, माइनस नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये माइनस क्यों आता है। ये माइनस आपको बताएगा कि ऑब्जेक्ट मोशन कहां कर रहा है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट, ये जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। कहां पर है? नीचे की तरफ। तो ये आपको डायरेक्शन बता रहा है यहां पर।
तो इसका मैग्नीट्यूड अगर बोलो तो 50 मीटर पर सेकंड है। कितना है बोलो? 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इजीली आ गया। देयरफॉर आप बोल सकते हैं v इज इक्वल टू व्हाट? 50 मीटर पर सेकंड। ये इसका क्या हो गया? सिर्फ मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन बता रहा है हमको। चलिए अब आगे क्या करना है? जीम वाला सवाल। तो जीम वाले सवाल के लिए थोड़ा सा स्पेस हमको ज्यादा लगेगा, तो आप पहले इसको कर लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं जीम वाला। तो अगला हमारे पास है जीम, लेकिन इसके लिए मैं आपको फिर से जो है इस सिचुएशन को सामने रखता हूं। ठीक है, देखो बॉल जो है वो यहां था। अगर ये बुलंदी देखी जाए तो ये कितनी है? 125 मीटर की बुलंदी है, और जो टोटल टाइम लग रहा है यहां पर वो कितना लग रहा है? 5 सेकंड। 5 सेकंड का आधा कितना होगा? 5/2 यानी 2.5 सेकंड। तो उसको मैं मान ले रहा हूं टी डैश 5/2, जिसको आप बोल सकते हैं 2.5 सेकंड। तो आपको मैंने जिस तरीके से पहले बताया कि आधे टाइम में ये आधा फासला तय नहीं करेगा, इस बात को समझिएगा। ये जो फासला तय करेगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, कुछ आधे से कम करेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में रफ्तार कम होती है, कम रफ्तार में कम फासला तय किया जाएगा, आधा नहीं होगा। तो टी डैश में जो उसने फासला तय किया उसको मैं मान ले रहा हूं एस डैश। क्या मान ले रहा हूं? एस डैश। लेकिन आपको जो सवाल पूछा है वो बुलंदी पूछा है, तो बुलंदी नीचे से पता करेंगे। तो फॉर्मूले ये जो टी डैश इतना रख के जो निकाला जाएगा फासला, वो ऊपर से मिलेगा, नीचे से नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पूछा है कि नीचे से उसका फासला कितना होगा, तो नीचे से इसका फासला मैं कह लेता हूं कि ये एच डैश है। नीचे से क्या कह लेता हूं? ये पूछा है। लेकिन आप फॉर्मूले से सॉल्व करके जो निकालोगे, क्योंकि ये यहां से यहां फासला तय करेगा आधे सेकंड में, तो फासला ये मिलेगा। ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आप क्या करते हैं? ये निकालते हैं, बोले अरे आंसर तो आया नहीं। तो आप मुझे बताएं कि पूरा ये 125 है, पूरा यहां से लेकर यहां तक। और मैं अगर आपको पूछूं, बोलूं कि ये इसमें से 25 है, मान ले रहा हूं ऐसे ही, अभी 25 आएगा नहीं आंसर। 125 में से ये 25 है, तो ये कितना होगा? 100 हो जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं? पूरे में से इसको जब माइनस करेंगे तो ये बचा कुचा मिलेगा। यानी एच डैश का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा दिस, यानी एच माइनस एस डैश। एच डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये पूरे में से, ये एच में से जब आप क्या निकालेंगे? इस एस डैश को निकालेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, अब एस डैश वैसे भी आपका नेगेटिव आएगा, तो मैं क्या कर लेता हूं यहां पर? एस डैश इज इक्वल टू, इसको तो हमने एच डैश मान लिया, इसको एच मान लिया, और इसको हम लोग मान लेते हैं या तो H1 H2 कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, H1 कर लेता हूं। चलो इसको H1 कर लेता हूं। ठीक है, तो एस डैश की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूं यहां पर? H माइनस H1। ये मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। एस डैश क्योंकि नीचे की तरफ हो रहा है, बात को समझिएगा, नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये माइनस H1 होगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे की तरफ, तो माइनस H1 होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करेंगे हम लोग। एस डैश यहां पर डायरेक्ट मैं रख देता हूं, एस डैश इज इक्वल टू H माइनस H1। चलो सॉल्व किया जाए। अब जीम वाले में हम फॉर्मूला लगाएंगे इतना निकालने के लिए, ये निकल जाएगा, तो बड़े में से इतना हिस्सा निकाल दो, ये मिल जाएगा। चलो हल करें इसको। अब इसमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, आप ये वाली मसावत इस्तेमाल करेंगे, सेकंड वाली। ठीक है, तो यहां पर कौन सी मसावत? हरकत की तीसरी मसावत के मुताबिक, हरकत की तीसरी मसावत के मुताबिक S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये रख दिया। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल दे रहे हैं हम, क्योंकि इस सिचुएशन के लिए ये S डैश है, S डैश कर दिया। ठीक है, UT T डैश कर दिया। टाइम क्या है इतने के लिए? T डैश। A तो कहीं पर भी आप ट्रैवल, A वो भी वही रहने वाला, A बदलने वाला नहीं है, एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा।
a इज इक्वल टू माइनस जी, a कितना रखेंगे माइनस जी, मतलब -10, मतलब -10। चलो शुरू करते हैं सॉल्व करना। एच डैश मतलब कितना होता है भाई -h1, मुझे चाहिए h1, h मुझे पता है 125, h1 पता हो जाएगा, माइनस करूंगा एच डैश मिल जाएगा। तो -h1 इज इक्वल टू, u की जगह पर रख दें 0। शुरुआत में वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर 0 से लेके यहाँ तक बात करना है आधे टाइम के बाद। टी डैश 0, टी डैश जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, हाफ, या आप टी डैश का वैल्यू रख सकते हैं। टी डैश कितना है 5/2 या 2.5 रख दें आप, 0 से टकराएगा वैसे भी 0 हो जाएगा। हाफ ए का वैल्यू है -10, टी डैश का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है 2.5 रख लो या 5/2 कर लो, जो आपको पसंद आए, 5/2 का स्क्वायर। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। 0 × 5/2 तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 और ये 5 को क्या कर दो कैंसिल कर दो, 2 5 क्या हो गया 10, तो यहां पर 5 बचा, और यहां पर जरा स्क्वायर कर दें आप, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, या आप 2.5 भी रख दें, 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6.25, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2.5 का क्या होगा 6.25, ये भी कर सकते हैं आप। अब आपकी मर्जी, चलो मैं शॉर्टकट में कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दिया 2.5, उसका स्क्वायर हो जाएगा 6.25, ठीक है। अब यहाँ आया -h1, -h1, 0 तो खत्म हो गया, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें आप, 5 5 25, 5 5 25, 2 5 दूनी 10 और ये 2 12, ठीक है। 5 छंग 30 और ये 1 31, राइट से 2 के बाद पॉइंट 31.25, तो आपका आंसर आया -h1 इज इक्वल टू -31.25। माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो आपका h1 कितना आया, h1 किसको माना है हमने ये, लेकिन हमको पूछा क्या है h डैश, और h डैश का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता दिया बोलिए, h डैश इज इक्वल टू h माइनस h1। h का वैल्यू कितना है, h कितना है 125, माइनस h1 कितना है बताइए 31.25। अब इनको माइनस करना है, तो माइनस कैसे किया जाएगा, 125 माइनस, यहां पर कुछ नहीं है, पॉइंट यहां पर है 31.25, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब बताइए 0 है, ऐसे करना है माइनस, ध्यान रखिएगा। लोअर क्लास में आपने किया है, पॉइंट वाला माइनस, पॉइंट नीचे होना चाहिए। 10 - 5 देखो बाजू से लिया जाएगा, 10, ये डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इतना तो आता ही है, मैं समझ रहा हूँ आपको। 10 - 5 5, 9 - 2 7, 4 - 1 कितना हो गया 3, 12 - 3 कितना हो गया 9, तो ये आंसर इज 93.75, ये हो गया h डैश, जिसको हम लोग लिखेंगे मीटर, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ गया। ओके, अगला सवाल हमारे पास है पेज नंबर 14 पर, जिसमें हमको गुरेज शकली रफ्तार निकालना है। अब ये गुरेज रफ्तार क्या होता है, जैसे रॉकेट हो गया जो कि ज़मीन की शकली कुव्वत के परे जाना चाहिए उसको, मतलब अगर वो चाहता है कि ज़मीन की शकली कुव्वत को छोड़कर चला जाए तो उसे एक कम से कम अपनी रफ्तार रखनी पड़ेगी, तभी वो स्केप हो पाएगा या फरार हो पाएगा, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। यानी ज़मीन की पकड़ से, शकली कुव्वत से अगर फरार होना है तो एक कम से कम वेलोसिटी कितनी होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट की, तो और वो कांस्टेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं करती। मैं अभी आपको फॉर्मूला बताऊंगा। वो रॉकेट अगर जाए या आप भी जाएं, आप भी अगर जो है वो आयरन मैन बनकर के जाना चाहें, तो आपकी रफ्तार कम से कम उतनी होनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो है वो स्केप वेलोसिटी के बराबर होगी, तभी आप ज़मीन की शकली कुव्वत को छोड़कर फरार हो पाएंगे। तो उसका फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में क्या निकाला गया है, VSC ऐसे लिखा जाता है, और फॉर्मूला याद रखने का तरीका भी आसान है, 2GR। इससे पहले भी एक फॉर्मूला है, वो भी आप रखें, लेकिन जो आसान होगा वो ये फॉर्मूला होगा। मैं बताऊंगा इस फॉर्मूले की वजह से आप बहुत ही आसानी से विदाउट एनी डिफिकल्टी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान रखें, फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, आप बोलेंगे √ 2 बार मेरा नाम G लगाकर अगर आप कहते हैं G रिजवान,
तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या कहना है, 2gr। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत आसानी से आप क्या याद कर सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 2gr। ओके, इसमें आपको याद क्या करना है कि जो g है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या आप इसको सकली जमीन का सकली असरा कहते हैं, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, हम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे उसमें डेटा में बोला था 10 लेके सॉल्व करो, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है 9.8 मतलब 10। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए, इसलिए 10 दिया करता है आपको, लेकिन इसका वैल्यू 9.8 है। आर रेडियस ऑफ द अर्थ है, जमीन का निस्फ कुत्र है, जिसका वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताया था 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। इतना पता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आओ करें फटाफट से। यहां पर हमारे पास पेज नंबर 14 पर एक सवाल है, एस्केप वेलोसिटी निकालिए। एक्चुअल में वो कनेक्टेड है, डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला निकाला गया है, उसके बाद इसको सॉल्व किया गया। तो आपको सवाल बन सकता है इसमें बोर्ड में कि जमीन की ये क्या नाम है इसका, गुरैश शकली रफ्तार निकालिए, यानी जमीन से कोई जिस्म अगर फरार होना चाहता है तो उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव में क्या सवाल पूछेगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2gr, चलिए आप 2 तो ऐसे ही रखें, g का वैल्यू कितना हो गया 9.8 इंटू आर कितना हो गया 6.4 और 10⁻⁶ कितना हो गया 6 हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। अब मुझे देखो ये पॉइंट दिक्कत देगा हमेशा, ये 6.4 9.8 पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट को अगर आप एक आगे कर देते हैं तो 98 हो जाएगा। ये 6.4 का पॉइंट जो है एक आगे कर दें तो 64 हो जाएगा। 2 इंटू 98 इंटू 64। अब ऐसे ही कर सकते हैं क्या मैथमेटिक्स में, कुछ तो उसका तोड़ मैंने सिखाया ना। पॉइंट अगर आगे लिया जाए आगे तो 10 का पावर माइनस में होगा, एक आगे लिया तो 1, यहां पर एक आगे लिया, ये वाला पॉइंट भी एक आगे लिया तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 जगह आगे लिया। पॉइंट एक आगे लिया, यहां पर भी तो 10 का पावर कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया 10⁶। चलो आगे देखिए, 2 इंटू 98 हो जाता है 196। 64 को ऐसे ही रखिए, मल्टीप्लाई मत करना, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। 10⁻² और ये +6, 10⁻+4 हो गया। आ रही बात समझ में? आप देखिए 196 किसका स्क्वायर है भाई, 14 का, तो 14 का 196 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 14, बाहर आ गया। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 8। बात समझ में आ रही है? और 10⁻² जो भी पावर इवन में होगा, बात याद रखिएगा, इवन नंबर 4 6 जुफ्त तादाद जिसको आप कहते हैं, 4 6 8 10, तो जब भी उसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा वो आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी +4 का क्या हो गया +2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें आप, 14 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, देखो 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, 8 एक 8 और 3 क्या हो गया 11, 112 ज़रब 10 की कुव्वत कितना हो गया 2। ये हमको मिल गया एस्केप वेलोसिटी। आप बोलेंगे सर अभी टेक्स्ट बुक में आंसर मैच नहीं हुआ, कर लेते हैं भाई, कोई बात नहीं है। एस्केप वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए, वहां यूनिट देखिएगा आप किलोमीटर पर सेकंड है। ऐसा क्यों हुआ, यहां कहीं पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, मतलब पॉइंट लास्ट में है। पॉइंट को एक पीछे ले लो, पॉइंट को क्या कर लो एक पीछे, तो हो गया 11.2। पॉइंट एक पीछे, एक लिया गया, देखो एक पीछे तो एक आ गया, पीछे लिया गया तो प्लस आ गया, और ऑलरेडी 10 का पावर 2 हमारे पास है जो कि प्लस में है। 1 और 2 कितना हो गया बताइए, 3 हो गया, और यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इसी को कुछ ऐसे लिखा गया है 11.2 10⁻³ का मतलब होता है किलो। क्या मतलब होता है किलो, मैंने प्रीवियस इसमें बताया आपको, किलो मतलब हजार, हजार को 10⁻³ लिखा जा सकता है, यानी 10⁻³ मतलब किलो। तो ये हो गया किलो, स्मॉल के लिखा जाता है मीटर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर। आप मुझे बताएं, कुछ ज्यादा दिमाग लगाया हमने, कुछ बेसिक चीजें आपको मैथमेटिक्स की आनी चाहिए। आप बिना कुछ कैलकुलेटर से आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो गया।
ये हमारा एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। अगर आप जमीन से अगर आप एस्केप करना चाहते हैं, आप भी एस्केप करना चाहते हैं, तो आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी कम से कम इतनी होना चाहिए। इससे कम रहेगी तो आप दोबारा गिर जाएंगे अर्थ पर, इतनी रही या इससे ज्यादा रही तो आप एस्केप कर जाएंगे, अर्थ से फरार हो जाएंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए इतनी होगी? आइए फॉर्मूले में देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी में √2 है जो कि कांस्टेंट है, g का वैल्यू कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है। यहां पर कहीं पर भी क्या ऑब्जेक्ट का मास आया, यानी जिस्म के मास के बारे में बात हो रही है? यानी v escape velocity is independent on mass of the object। इसका मतलब यह है कि जो escape velocity है, गुरेज शकली रफ्तार है, वो जिस्म की कमियत पर मुनहसिर नहीं करता। समझ में आ रही बात? इसलिए चाहे रॉकेट, बड़ा से बड़ा रॉकेट एस्केप करना चाहे आप एस्केप करना चाहे, आपकी स्पीड कम से कम इतनी होना चाहिए। और ये स्पीड कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसको मल्टीप्लाई करो 10⁻³ से। समझ में आ रही बात? ओके। नेक्स्ट एक और सवाल है कि अगर आप मून पर हैं और मून से एस्केप करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि मिसाल 1 दिया हुआ है मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, वी एस्केप। इसके अकॉर्डिंग डेटा हम लोग देख लेते हैं। आपको मिसाल नंबर 1 कुछ नहीं बोला, ऐसी मिसाल करके दिया गया है। चांद की कमियत और निस्फ कुत्र बिल तरतीब। चांद की कमियत यानी चांद का मास दिया गया है, उसके बाद उसकी निस्फ कुत्र दिया गया है ना, तो निस्फ कुत्र हमें जरूरत पड़ेगा, RM लिख लेता हूं मैं। RM जो फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा वो वाला, तो उसमें मून का यानी चांद का जो मास है, कमियत, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं डेटा में सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं। देखो कितना आसानी से सॉल्व होगा, टेंशन मत लो। 10⁻² कितना हो गया? 6 हो गया मीटर। और ये R मिल गया, कैपिटल G का वैल्यू वही लगेगा। ओके, अब यहां पर थोड़ा बहुत मैं चेंज करूंगा। एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कौन सा पता है? कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून होता है चांद पर, वो 1/6 टाइम्स अर्थ के होता है। अर्थ के ऐसे लिख दे रहा हूं, ये G सिर्फ लिखा जाए तो समझ जाओ अर्थ के लिए 1/6 टाइम्स ऑफ G होता है। ये आपको टेक्स्ट बुक में बता देता हूं मैं कहां पर दिया गया है आपको। पेज नंबर 10 पर आपको दिया गया है, मिडल में देखो एक लाइन है, वहां पर लिखा गया है 1/6 टाइम्स ऑफ दिस होता है, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा क्या चेंज होगा, वी एस्केप किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? मून के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं? मून के लिए। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, √2GR। लेकिन G कौन सा होगा? मून का। R कौन सा होगा? मून का। फिर क्योंकि मुझे G ऑन मून नहीं पता, चांद पर मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि वो अर्थ के कितना टाइम्स होता है, और अर्थ वाला G हमें पता है। तो मैं ये GM की जगह क्या लिख दे रहा हूं? 1/6 G, इतना कर दिया, ठीक है। और RM ये लिख देते हैं हम। चलिए बढ़िया। अब क्या किया जाए बढ़िया? ये चाहे तो आप इसको क्या कर लें, 2 और ये 6 को काट लें। 2 1 जा 2, 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6। नहीं, ऐसे मत करें, इसको ना काटें। मैं बता रहा हूं इसको, इसका फायदा होगा। ये 2 से देखो यहां पर मल्टीप्लाई किया था तो 196 और उसका 14 बाहर आ गया था, तो इसको नहीं काटते हम, ऐसे ही रहने देते हैं। 2 इंटू ये G का वैल्यू है 9.8, RM का वैल्यू 1.74 और 10⁻² कितना है? 6। चलो, इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, पॉइंट को एक एक शिफ्ट कर दें जैसा पहले किया था। 2 इंटू ये हो जाएगा 98 इंटू 17.4 कर रहा हूं मैं, एक ही पॉइंट आगे कर रहा हूं, ठीक है। और ये 10 का पावर कितना हो जाएगा? जब एक एक यहां पर आगे किया तो -2 और +6 +4 हो जाएगा। डायरेक्ट बता दे रहा हूं, जैसा पहले किया था वही स्टेप होगा। डिवाइडेड पे क्या हो गया बोलिए? 6 हो गया। अब 2 इंटू 98 होता है 196, मल्टीप्लाई करके देख लें। 6 को इससे काटेंगे, 6 दूनी कितना होगा? 12 होगा, पॉइंट लगेगा। यहां पर कितना बचा भाई? 17 में से 12 गया तो 5 बचा।
6 9 क्या हो जाएगा 54, यानी ये हो जाएगा 2.9 10⁴। 196 का स्क्वायर रूट 14, 2.9 का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल है जो कि कुछ 1.725 ऐसे आता है। 1.7 आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इसका एक मेथड भी है जो मैं आपको इसके बाद सिखाता हूं। 1.7 इंटू 10⁴ का बाहर क्या आ जाएगा 2। ओके, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, बराबर। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 17 का पाड़ा पढ़ लें या 14 का पढ़ लें। 14 चौक कितना होगा भाई, बराबर, सॉरी 17 चौक कितना होगा, 17 का पाड़ा पढ़ना है। 17 दूनी कितना होता है, 17 तिया 51, 17 चौक 68 होता है, बराबर। नहीं, 7 चौक 28 68, बराबर ना, ठीक है। तो 17 चौक कितना हो गया 68 का 8 और ये से 6 हो गया, 17 का 17 और 6 23 हो गया। ये हो गया आंसर। राइट साइड से एक के बाद पॉइंट, राइट साइड से एक के बाद पॉइंट, 10⁻²। ये एस्केप वेलोसिटी कहां पर हो गया, मून पर। अब और सुनिए, अब यहां पर आपका जो आंसर है वो 2.38 दिया होगा, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट को एक पीछे ले लो, 2.38 10⁻+1 और ये 2 कितना हो जाएगा 3। यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। आपको पता है ये क्या होता है, किलोमीटर पर सेकेंड। तो हियर वी गॉट द आंसर, ठीक है। 2.38 एस्केप वेलोसिटी ऑन मून। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें आप सिर्फ थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 196 तो हो गया बराबर, 2.9 का स्क्वायर रूट मुझे कैसे पता चला, है ना। क्या हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में, नहीं। तो उसके लिए मैं एक मेथड आपको सिखाऊंगा, एक फॉर्मूला सिखाऊंगा जो कि अभी तक आपने नहीं सीखा है, लेकिन आप सीखेंगे उसको आगे चल के। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्मूला बहुत ही मुफीद होता है। तो उस फॉर्मूले से मैं आपको स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 2.9 का स्क्वायर रूट 1.7 होगा, इसको सॉल्व करेंगे, आपके जो टेक्स्ट बुक में आंसर है वही आंसर आपका यहां मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, अभी के वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का कैसे निकाला जाए, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में आपने देखा कि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2.9 डायरेक्ट लिख दिया 1.7। तो मुझे कैसे पता चला इसका स्क्वायर रूट, क्या मैंने कैलकुलेटर से निकाला, हाँ कैलकुलेटर से निकाला। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है जो कि विदाउट कैलकुलेटर हम लोग कर सकते हैं ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो विदाउट कैलकुलेटर कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ एनी नंबर, ये कोई z नंबर है मान लो, z मतलब कोई एक नंबर है, एनी नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। आप क्या करें, इस नंबर को ऐसे तोड़ें कि उसके एक नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। जैसे मान लो मैंने आपको नंबर दे दिया 8। अब 8 को जो है आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 9 - 1 भी लिख सकते हैं, माइनस में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4 + 4 तो दोनों ही हो जाएगा, फिर वैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन नियरेस्ट देखिए, हमेशा नजदीक वाला कौन है, 8 के नजदीक 9 है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो 9 - 1 करें तो ये वाला फॉर्मेट में हो जाएगा। मान लो आपको मैंने 11 नंबर दिया, तो 11 को ऐसे ब्रेक करें कि जिसका एक नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो आप क्या करें, इसको 9 + 2 कर दें। 9 + तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है कि नहीं। तो जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, ऐसे ही आपको ब्रेक करना है उसको, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से करते हैं, चलिए। तो इसको मैंने ब्रेक किया x में, और बीच में प्लस भी हो सकता है या माइनस, डिपेंड करता है कि आपने कौन सा नंबर यहां पर लिया गया। y वो दूसरा नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इसमें इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होना चाहिए। तो इसको लिखा जाएगा √x, बीच में आपने जो भी लिया, प्लस लिया, माइनस लिया है, जो भी लिया वो लिखेंगे, y स्क्वायर रूट के बाहर अपॉन 2√x। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। कोई भी नंबर आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। मैंने 2.9 लिया था, चलो 2.9 का एक चेक करते हैं। 2.9 को ब्रेक करता हूं मैं।
2.9 के नजदीक में कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है? 4 है। अब क्या करना पड़ेगा, 4 में से कितना निकालोगे तो 2.9 आएगा? 1.1। देख लो 4.00, 1.1 अगर मैं निकाल देता हूं, ठीक है, तो 10 - 1 9, ये हो जाएगा 3, 3 - 1 2, 2.9। तो 2.9 को ऐसे लिखा जा सकता है 4 - 1.1। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने ब्रेक कर दिया। अब मेरा प्लस नहीं माइनस यूज हुआ है तो सिर्फ माइनस लिखा। अब क्या करना है, जो x वाला टर्म है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है वो हो गया √4, बीच में माइनस है तो माइनस, ये y है 1.1/2, √x की जगह कौन है, 4 है, ये हो गया। √4 क्या होता है, 2 होता है, माइनस ये 2 से इसको काट सकते हैं, 2 1 = 2, ठीक है, पॉइंट लगा दो, फिर ये 2 5 = 10 हो गया, फिर 1 बचा, 0 लगा, 2 5 क्या हो गया 10, यानी 0.55/√4 यानी 2। चलो बढ़िया, इतना हो गया। अब फिर से इसको काट लो, 2 1 = 2, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, फिर इसको काटो, 2 2 = 4, एक बचा, 2 7 = 14, एक बचा, 2 5 = 10, यानी ये हो गया 2 - 0.275। अब इसको माइनस कर दीजिए तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर 2.000 माइनस करते हैं, 10 - 5 5, 9 - 7 2, 9 - 2 7, और ये 1 हो जाएगा, 1 - 0 1, 1.725। इसका सिर्फ आप, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है आपको, क्या देता है बोलो, अप्रॉक्सीमेट, तो आप सिर्फ 2 डिजिट का इस्तेमाल करें, 1.7, बाकी का राउंड ऑफ करते हैं। 2 को हटा देंगे अगर मैं तो तभी भी 1.7 ही बचेगा ना, राउंड ऑफ करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे तो 1.7 ही बचता है। तो हमने √2.9 का वैल्यू कितना निकाल लिया बोलिए, तो इस तरीके से मैंने वो 1.7 डायरेक्ट वहाँ पर इस्तेमाल किया था। अंडरस्टूड? इस तरीके से आप कई नंबर का जो है आप ट्राई कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करें और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं।